हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं रेशो एनालिसिस का पार्ट। इसमें सबसे पहले देखेंगे मीनिंग का पार्ट, फिर देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ रेशो, फिर ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट, फिर लिमिटेशन। इसके बाद आएगा प्रिकॉशंस। जब भी आप रेशो एनालिसिस करते हैं तो क्या प्रिकॉशंस आपको अपनाने पड़ते हैं। फिर आएगा क्लासिफिकेशन, जिससे हम बोल सकते हैं कि हमारे रेशो कैलकुलेशन का पार्ट आ जाएगा। क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के आएंगे, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस के बेसिस पे। इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 3 बोल दिए क्लासिफिकेशन। अब देखिए, इसके अंदर जो रेशो होते हैं वो सेम ही होते हैं। बस क्या होता है कि किसी में कौन से रेशो जा रहे हैं, किसी में कौन से जा रहे हैं। लेकिन जब आपने स्कूल में देखे या आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में या पोस्ट ग्रेजुएट में देखे तो आपने फंक्शनल बेसिस पे ही देखे होंगे। फंक्शनल में क्या होता है, देखिए अब मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बताऊँगा अभी जो आएगा थियोरटिकल पार्ट, क्योंकि यहाँ बताऊँगा तो टाइम जाएगा। तो फंक्शनल में बस आपको नाम बता देता हूँ। आपको पता है कि आपने वो लिक्विडिटी रेशो देखे होंगे, जिसमें जनरली आप 2 ही देखते थे। एक तो आप करंट रेशो देखते थे और एक क्विक रेशो। वैसे ही मैंने इसमें 4 कवर किए, अभी बता दूंगा डिटेल में। तो देखिए, लिक्विडिटी रेशो का पार्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका सॉल्वेंसी रेशो आएगा, फिर आपका जिसको आप है ना सॉल्वेंसी को लीवरेज रेशो भी बोलते हैं या कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। फिर आपका एक्टिविटी रेशो आएगा, जिसको आप एक्टिविटी, टर्नओवर या एसेट मैनेजमेंट बोलते हैं। फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आएगा, जिसमें 2 आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। और लास्ट पार्ट आएगा आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो। आप बोलोगे सर ये कौन से, अर्निंग पर शेयर सुना होगा, बुक वैल्यू पर शेयर सुना होगा, डिविडेंड पर शेयर सुना होगा, डिविडेंड पे आउट रेशो सुना होगा, डिविडेंड यील्ड रेशो सुना होगा, वो सारे पार्ट इसमें आ जाते हैं। तो ये रेशो एनालिसिस से रिलेटेड पार्ट अपने होंगे। तो आज की वीडियो में मेरे हिसाब से लिक्विडिटी रेशो का पार्ट आपका आ जाएगा, जिसमें मैंने बताया कि मैं 4 बताऊंगा, करंट, क्विक और 2 और होते हैं। एक एब्सोल्यूट लिक्विडिटी होता है और एक बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो समथिंग कुछ ऐसा है। तो वो अपना चौथा पार्ट आ जाएगा। देखिए, एक बार एग्जाम में वो शायद आ चुका है बेसिक डिफेंस इंटरवल का, इसलिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। वैसे जनरली क्या है कि कोई आपको वो बताता नहीं है। वो जनरली क्या होता है कि लोग या तो 2 बताते हैं या 3 बताते हैं, लेकिन क्या होते हैं, 4 होते हैं। अब देखिए, अब रेशो एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है। तो रेशो का मतलब क्या है, आपको बताया कि जब एक नंबर से आप दूसरे नंबर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो गया, प्रोपोर्शनल वैल्यू। मैंने आपको बताया था, जैसे देखो कि अगर मैं बोलूँगा सामने वाले को कि मेरे कितने नंबर आए, 80 नंबर आए, और दूसरे ने भी क्या बोला, उसको बताया कि मेरे भी 80 आए हैं, तो उसने क्या बोला, शाबाश, दोनों के सेम आया नंबर, ठीक, दोनों के सेम नंबर आए। लेकिन मैंने क्या बताया कि मेरे तो 200 में से आए हैं, और उसने बताया सामने वाले ने कि मेरे 100 में से आए, तो उसके ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही 80/100 × 100 किया, ठीक। तो आपको बताया कि एक रिलेटिव मेजर आ गया। रेशो के थ्रू क्या आता है, एब्सोल्यूट नहीं आती वैल्यू, क्या आती है, रिलेटिव आती है, क्योंकि आप डिवाइड करते हो। तो 80% आया, जबकि मेरा कितना आया, 40% ही आया। तो मेरा रिजल्ट सिर्फ 40% था, जबकि ये था 80%। तो कभी भी जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हो सामने से, तो पता नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या फिगर्स दे रखे हैं इंडिविजुअल। जैसे आपने करंट एसेट देखी, तो करंट एसेट आपको कितनी दिखी, 1 लाख की। तो आपने बोला यार करंट एसेट तो सही है, 1 लाख की दे रखी है। अगर छोटा बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मान के चलो। फिर आपने करंट लायबिलिटी देखी, तो करंट लायबिलिटी तो 2 लाख की दिख गई। अब रेशो निकालो, करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जैसे आप 1 लाख अपॉन 2 लाख करोगे तो 0.5 आएगा। 0.5 का मतलब क्या होता है, देखो 0.5:1 आता है, ये बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट लायबिलिटी 1 है, तो करंट एसेट सिर्फ 0.5 है। यानी 1 रुपये की करंट लायबिलिटी के लिए, 1 रुपये की करंट लायबिलिटी के लिए करंट एसेट सिर्फ कितनी पड़ी हुई है अपने पास, 50 पैसे, 50 पैसे, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही अपना लिक्विडिटी का पार्ट बचा हुआ है। लेकिन अगर मैंने बोला था कि करंट एसेट्स अपनी 4 लाख होती, तो 4 लाख अपॉन 2 लाख, तो उस केस में क्या आता, 2 आता, 2:1 ये आता। तो इसका मतलब एक की लायबिलिटी के लिए करंट एसेट्स कितनी पड़ी है, 2 रुपीज़ की पड़ी है। तो अच्छी बात है, अच्छी पोजीशन है। तो इसके थ्रू आप पता कर पा रहे हो कि पोजीशन क्या है। तो ये किन के लिए काम आता है रेशो एनालिसिस, आप बोल सकते हैं कि बिजनेस के लिए यानी मैनेजमेंट के लिए। वो डिसीजन मेकिंग लेना चाहता है, वो अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना चाहता है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही और करंट में क्या परफॉर्मेंस रही, और फ्यूचर में उसे डिसीजन मेकिंग करनी है। समझ गए ना, सिंपल बात है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि देखिए, बिजनेस का ट्रेंड जानना चाहता है, वो दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करना चाहता है, या इंडस्ट्री के जो रेशो चल रहे हैं उसके साथ साथ कदम मिलाना चाहता है, उससे आगे बढ़ना चाहता है, ये बोल सकते हैं। तो वो रेशो एनालिसिस कर रहा है। अगर शेयर होल्डर की बात करोगे तो शेयर होल्डर क्या करेगा, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखना चाहता है कि जो मैं रेशो कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी जो मेरे लिए काम किया है, सॉल्वेंसी का कंपनी का, या लिक्विडिटी के रेशो, सॉल्वेंसी मतलब डेट इक्विटी रेशो, फिक्स एसेट टू नेटवर्थ रेशो, ठीक है। वैसे ही मैंने बोल दिया कि मैं एक्टिविटी रेशो भी देखना चाहता हूँ, तो मैं एसेट टर्नओवर रेशो देख रहा हूँ कि जनरली वो एसेट और टर्नओवर का क्या रिलेशनशिप है। तो वो सारे के सारा अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो क्यों कैलकुलेट करना चाहता हूँ, बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखना चाहता हूँ, उसकी जो मार्केट वैल्यू चल रही है शेयर की, और जो मैंने रेशो देखा उनमें एक तरीके से क्या रिलेशनशिप चल रहा है। कहीं ये तो नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानबूझ के गलत दिखाए गए हैं, जबकि मार्केट वैल्यू तो क्या दिखी हुई है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतने अच्छे दिखाए हुए हैं और मार्केट वैल्यू तो गिरती हुई जा रही है, तो मैं कंपैरिजन आराम से कर सकता हूँ, एनालिसिस कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या काम आएगा, रेशो एनालिसिस। तो रेशो नॉर्मल पार्ट जब आप डिवाइड करते हो, लेकिन एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, तो इसके हिसाब से क्या करते हैं वो इन रेशोज़ को यूज़ कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल बताया, वैसे गवर्नमेंट करेगी यूज़, ठीक है, सप्लायर यूज़ करेगा, क्रेडिटर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज़ करेंगे। जैसे बैंक लोन देता है तो बैंक कौन से रेशोज़ देखेगा, बैंक सॉल्वेंसी के, जिसमें जनरली आप क्या बोलते हो, डेट इक्विटी रेशो देखेगा मेन वो, ठीक, वो प्रोप्राइटरी रेशो देखेगा, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल असेट ऐसे देखेगा वो। इसके अलावा वो और रेशो देख सकता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखेगा, तो वो सारे इसमें आएंगे। तो देखो रेशो तो मुझे सारे पता है, लेकिन एक एक करके बताने पड़ेंगे, क्योंकि देखो 4 रेशो उसमें आएंगे, फिर 6 से 7 रेशो अपने किस में आएंगे, सॉल्वेंसी में आएंगे, तो एक एक करके देखेंगे ना। तो यहाँ पे आज की वीडियो तक हम देखेंगे, आज की वीडियो में लास्ट पार्ट तक लिक्विडिटी रेशो का मेरे हिसाब से तो कवर हो जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल में आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, कुछ पॉइंट ऊपर ऊपर से भी बताऊंगा। यहाँ पे शुरू में ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ईच आइटम सिग्निफिकेंट होता है, मतलब इंडिविजुअल जो भी आइटम है, जैसे मैंने इंडिविजुअल में चलो करंट एसेट का ग्रुप भी बोल रहा हूँ और करंट लायबिलिटी भी बोल रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उसको अलग अलग देखोगे तो वो एक तरीके से क्या बोल रहा है कि ये बोला ईच आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट इन इटसेल्फ टिल इट्स रिलेशन इज एस्टेब्लिश विद सम अदर आइटम। तो जैसे आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करोगे तब जाके उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। तो बोला फिगर्स आर इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन देयर रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश विद अदर रेलिवेंट फिगर, मतलब आपने एब्सोल्यूट मेजर नहीं लिया, आपने रेलिवेंट फिगर लिया। रेलिवेंट का मतलब क्या करा, आपने डिवाइड करा, आपने इंटू 100 किया तो परसेंटेज आ गया, आपने डिवाइड किया तो क्या पता टाइम्स आया, क्या पता 2:1 जैसे मैंने बताया उस टाइप से आपका आया। जिसे मैं बोल रहा हूँ ना एक्सप्रेशन ऑफ रेशो, आपको बताऊंगा अभी नीचे पता चल जाएगा कि कभी परसेंटेज भी आता है, कभी नॉर्मल प्रोपोर्शन के बेसिस पे भी आता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्रॉफिट इज रिलेटेड विद सेल्स और कैपिटल, आप तो बोल रहे हो कि यार मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख का हुआ, ठीक है, और पिछले साल कितना हुआ था मेरा प्रॉफिट, 2 लाख का हुआ था, कितना हुआ था, 2 लाख का हुआ था। तो आप बोलोगे बहुत अच्छा हुआ, तो ये तो आपने अमाउंट में देखा ना, लेकिन अगर इसको आप सेल के परसेंटेज में देखते तो क्या पता आपका जो 2 से 5 लाख, आपको 5 लाख ज़्यादा दिख रहा है लेकिन परसेंटेज में वो कम हो, ऐसा भी हो सकता है। मान लो कि अगर आपकी 10 लाख की सेल हुई थी, तो 10 लाख की सेल पे 2 लाख का जो ये प्रॉफिट हुआ, मान के चलो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या बोलोगे 20% हुआ था पिछले साल प्रॉफिट। अब यहाँ पे मैं जान पूछ के क्या करता हूँ, जैसे 5 लाख का प्रॉफिट बोल रहा हूँ ना, अब मैं जान पूछ के फिगर क्या कर देता हूँ, जैसे मैं कर देता हूँ जैसे मैं 20 लाख कर लेता हूँ। 20 लाख में तो ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, इससे अच्छा मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी जगह 100 लाख कर लेता हूँ, यानी 1 करोड़ कर लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे कि 5 लाख अपॉन 1 करोड़ करोगे तो उस केस में क्या आएगा, आपका 5% ही आया प्रॉफिट। तो आपको पता है कि देखिए वहाँ पे सेल क्या हुई थी, एक तरीके से कम हुई थी, यहाँ पे क्या हुई है, सेल ज़्यादा हुई है, लेकिन उस हिसाब से प्रॉफिट इतना प्रपोर्शन में सही नहीं आया। पहले 20% था, 5%। तो कभी भी अमाउंट से मत देखो उसको, किससे देखो, प्रपोर्शन से देखो, ये बोल रहा है, ठीक। फिर रेशो की मीनिंग दे रखी है, आप देख लेना, सिंपल मीनिंग है, क्या बोल रहा है, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन बता रहा है किसके बीच में, 2 नंबर्स के बीच में, जिसे हम रेशो बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोल दिया आर एन एंथोनी ने, देखिए मीनिंग देख लेना, नॉर्मल मीनिंग है। तो ये बोल रहा है रेशो इज सिंपली 1 नंबर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अनदर, इट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग 1 नंबर इनटू अदर। और पहली बात तो क्या है, देखो डेफिनेशन आती भी नहीं है, ये तो मैं क्या है एक्स्ट्रा कवर कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा मीनिंग का पार्ट पता चल जाए। अब देखिए एक्सप्रेशन ऑफ रेशो, ये भी मैं आपको क्या कर सकता था, मैनुअली बोल के बता सकता था, लेकिन आपके सामने क्या रहेगी, पीडीएफ रहेगी, तो आराम से आप पढ़ सकते हो। पर एग्जाम में जब आप करके जाओ तो जनरली ये सारे करके मत जाना, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको खुद ही पता चल जाता है जब आप पास्ट ईयर के एमसीक्यूज देखते हो तो क्या इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं आपको पास्ट ईयर के एमसीक्यूज कवर कराऊंगा आपको पता चल जाएंगे। ये बोल रहा है कि एज ए प्योर प्रपोर्शन, तो ये बोल रहा है कि रिलेशनशिप ऑफ 2 आइटम इज डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड इन प्रपोर्शन। तो जैसे करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट आपने देखा, आपने डेट अपॉन इक्विटी का पार्ट देखा, तो जितने भी आप क्या करते हो सॉल्वेंसी के रेशो देखते हो, ज़्यादातर जितने भी सॉल्वेंसी के रेशो देखते हो कुछ टाइम्स में भी आते हैं, तो वो एज ए रेट हो सकते हैं, कुछ टाइम्स में भी आते हैं और कुछ ऐसे आते हैं 2:1। तो जनरली वो प्योर प्रपोर्शन के बेसिस पे, एग्जांपल दे दिया, करंट एसेट 1 लाख है, करंट लायबिलिटी क्या है 50, ठीक। तो ये बोला जो रिलेशनशिप है वो कैसे ऑब्टेन किया गया, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके, जो कि रेशो की ही मीनिंग है। तो 1 लाख अपॉन 50 तो क्या आ गया 2:1 एज ए रेट। ये बोल रहा है इन दिस मेथड है क्वोशिएंट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग 1 फिगर विद अनदर फिगर ऑन सर्टेन डेट और फॉर ए पीरियड। तो एक सर्टेन डेट पे या बोल रहा है किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है। जैसे सेल्स बोली तो सेल्स एक पर्टिकुलर साल के लिए हुई,
तो 5 लाख की भी इसने बोला। जबकि ज़्यादातर इसमें आप करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी देखोगे तो वो एक क्लोजिंग बैलेंस दिखाएगा, ठीक है। करंट एसेट्स क्या दिखाएगा और करंट लायबिलिटी क्या दिखाएगा, आपका बैलेंस दिखाएगा। जबकि जो सेल्स दिखा रही है वो जनरली क्या दिखा रही है, टाइम्स दिखा रही है। तो टाइम्स क्यों दिखा रही है, क्योंकि आपको पता है कि क्रेडिट सेल आपकी 5 लाख की भी, एवरेज डेटर कितना है 1 लाख, 5 लाख अपॉन 1 लाख करोगे तो डेटर टर्नओवर रेशो आएगा। अब डेटर टर्नओवर रेशो किस में आता है, टाइम्स में आता है। तो ये क्या बोल रहा है, और से क्रेडिट सेल्स आर 5 टाइम्स ऑफ एवरेज डेटर्स। क्योंकि अगर आपने देखा होगा नीचे आपने एवरेज डेटर किया और ऊपर क्या करी, सेल। तो इसका मतलब क्या है, जो सेल है वो 5 गुना है किसके, डेटर के कंपैरिजन में। कि अगर डेटर 1 है तो सेल कितनी है, 5 है, तो 5 टाइम्स 5 गुना है, तो वो एज ए रेट आ गया। तो जब भी फॉर ए पीरियड यानी पर्टिकुलर सेल्स की बात करेगा तो सेल्स क्या है, फॉर ए पीरियड, ये एक सर्टेन डेट से रिलेटेड है। जबकि ऊपर देखोगे तो जनरली क्या होगा, वो एक क्लोजिंग बैलेंस को डिनोट करेगा। फिर परसेंटेज के बेसिस पे बोलेंगे तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आते हैं, ठीक है। आपने जनरली यही देखे होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इन दिस मेथड द रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में आपके क्या होते हैं, सेल्स के बेसिस पे होते हैं और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादातर ध्यान क्या आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और प्रॉफिटेबिलिटी में जीपी और एनपी सबको ज़्यादातर याद रहता है। और एक और याद रहता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मान के चलो आपने नेट प्रॉफिट 60,000 कमाया, जिसपे सेल कितनी थी 3 लाख की, सेल पे 60,000 प्रॉफिट कमाया, तो 20%, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में हो गया, ठीक। अब आपको दे रखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। अगर मैंने ऊपर आपको पॉइंट बताया तो आपको एक तरीके से पता चल गया होगा कि रेशियो एनालिसिस क्यों किया जाता है। तो सिंपल पार्ट है, टिपिकल नहीं है, ठीक। जो मैंने बताया उनसे रिलेटेड ही है। अब देखिए यहाँ पे जनरली क्या बोल रखा हुआ, यही बोल रखा है कि ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल एनालिसिस में, सबसे पहले ये बोल रखा है। इसके बेसिस पे क्या होगा, ये बोल रहा है कि जब भी आपने फाइनेंशियल एनालिसिस किया, किसके बेसिस पे, रेशो एनालिसिस के बेसिस पे, रेशो एनालिसिस के बेसिस पे आपने फाइनेंशियल एनालिसिस किया, तो आपको पता चला कि आपके बिजनेस की प्रोग्रेस क्या है या कितना डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है। कितनी प्रोग्रेस है, कितना डाउनफॉल हो रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो वो किसके थ्रू, रेशो एनालिसिस के थ्रू ही पता चला। क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस में आपके बहुत सारे पार्ट आते हैं, तो उसमें एक क्या आ गया आपका, रेशो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, कैश फ्लो एनालिसिस बोलते हो आप, फंड फ्लो एनालिसिस बोलते हो, तो वो सारे पार्ट आते हैं, ठीक है। तो उसमें एक आपका कौन सा है, रेशो एनालिसिस है। वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन रेशो एनालिसिस आर शेयर होल्डर्स। मैंने आपको देखिए बताया था शेयर होल्डर क्यों रहता है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जानना चाहता है। लोन प्रोवाइडर देखना चाहता है कि इसकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की पोजीशन क्या है, कहीं ये इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये बक तो नहीं जाएगा, हमें पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सप्लायर भी देखेगा कि भैया और सारे क्रेडिटर तो नहीं है, या इसकी पोजीशन क्या चल रही है। और क्रेडिटर चलो हैं और सप्लायर हैं, लेकिन इसकी पोजीशन सही तो है, इसका जो डेट इक्विटी रेशो का पार्ट बात कर रहे हो, इसका जो आप लिक्विडिटी की बात कर रहे हो, वो सही है या नहीं है, तभी तो हमें पे करेगा। एम्प्लॉयज़ देखेंगे, ठीक है, कि कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा कमा रही है, और मैं बोल सकता हूँ कंपनी जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन फिर भी हमको इंसेंटिव बोनस क्यों नहीं दे पा रही, तो वो रेशो के थ्रू वो एनालिसिस कर सकता है। बैंक, गवर्नमेंट, जनरली ये आ गया। तो मैंने आपको बताया देखो, बैंक लोन दे रहा है तो बैंक भी देखेगा, जैसे लोन प्रोवाइडर का पार्ट है। गवर्नमेंट देखेगी कि हमें क्या, जैसे सामने वाला अपनी पोजीशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़्यादा विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा रहा, या बहुत कम तो नहीं दिखा रहा जानबूझ के टैक्सेस छुपाने के लिए, तो वो पता चल जाएगा। क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस क्या होगी, अभी क्या होगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा, तो फ़र्क पता चल जाएगा। वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस आर एज फॉलोज। पहला वही फाइनेंशियल एनालिसिस, कितनी बार बताएंगे वही, ताकि जो है ना यूजर्स हैं जितने भी, उनको एक तरीके से नॉलेज हो जाए। तो रेशियो एनालिसिस किस पे बेस्ड होता है, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के बेसिस पे। या तो दोनों के मिक्स होते हैं, या बैलेंस शीट के अलग होते हैं, या पीएनएल के अलग होते हैं, या दोनों के मिक्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। अभी आएगा वो भी पार्ट। फिर दूसरा बोल रखा है सिंप्लीफाइज फिगर। देखिए आपको पता है कि अगर आप नॉर्मल फिगर देखते हो तो आप उस वक्त एनालिसिस नहीं कर सकते हो, आपको कॉम्प्लेक्स लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया करंट एसेट्स 1 लाख की है, आपको लगा बहुत अच्छी है, लेकिन करंट लायबिलिटी 2 लाख की हो गई। तो उस केस में आपने लिक्विडिटी का पार्ट ढंग से नहीं देखा, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट अपॉन सेल, तो आपने पास्ट ईयर के बेसिस पे परफॉर्मेंस को नहीं कैलकुलेट किया, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, रेशो। तो ये क्या करता है, जो भी कॉम्प्लेक्स फिगर्स है उसको सिंपल बनाता है और ब्रीफ में डेटा आपको दे देता है। यानी आपको पता है कि आप एनालिसिस करोगे, फिर उसके बेसिस पे आपने रेशो कैलकुलेट किया, तो वो एक ब्रीफ डेटा यानी शॉर्ट में हो गई। शॉर्ट में हो गया तो क्या होगा, सो दैट दे बिकम इंटेलिजिबल, मतलब अंडरस्टैंडेबल, समझने लायक आपके लिए हो गया। फिर नॉलेज ऑफ लिक्विडिटी, देखिए ये तो नॉर्मल पार्ट है, आपको पता है, ठीक, कि अपनी करंट ऑब्लिगेशन क्या है, अपनी करंट असेट क्या है, तो एक लिक्विडिटी पोजीशन पता चल जाएगी। क्विक रेशो, जिसमें आपको पता है कि इन्वेंट्री, क्विक असेट में क्या होता है, इन्वेंट्री,
स्टॉक का पार्ट और प्रीपेड एक्सपेंस का पार्ट नहीं आता और एडवांस टैक्सेस का पार्ट नहीं आता आपका। तो वो अगर हटा दोगे तो हमारी लिक्विड एसेट्स मतलब तुरंत पेमेंट करने की यानी प्रॉम्प्टली पेमेंट करने की एबिलिटी, फास्ट पेमेंट करने की एबिलिटी पता चल जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि हम करंट लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर सकते हैं, हमारे पास लिक्विड एसेट सफिशिएंट है। जैसे आइडियल रेशो क्या होता है लिक्विड रेशो का 1:1 कि 1 की लाइबिलिटी पे यानी 1 रुपये की लाइबिलिटी पे 1 रुपये की लाइबिलिटी पे 1 रुपये की लिक्विड असेट है। ठीक, फिर आपको दे रखा है नॉलेज ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अब देखिए एक एक करके आपको रेशो के नाम दे रखे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या हो गया, वही फाइनेंशियल साउंडनेस है या नहीं है या वीकनेस है। तो मैंने आपको बताया डेट इक्विटी रेशो या कैपिटल स्ट्रक्चर के रेशो जनरली क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। ठीक, तो जनरली हम बोल सकते हैं, देखिए प्रोप्राइटरी रेशो भी आता है, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट, कैश फ्लो कवरेज रेशो भी आता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी आता है। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग रेशो आते हैं। ठीक, फिर इसके अलावा एक वो भी आता है फिक्स एसेट्स टू क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म फंड। तो फिक्स एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड यानी फिक्स एसेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी आता है। ऐसे बहुत सारे सॉल्वेंसी से रिलेटेड आ जाते हैं। नॉलेज ऑफ एक्टिविटी, अब देखिए ये बोल रहा है कि आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे करंट रेशो का पिछले रेशो से, तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटा टर्नओवर रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो एक तरीके से एफिशिएंसी को बताते हैं, क्योंकि जब भी एक्टिविटी की बात करेगा तो एक्टिविटी रेशो, तो एक्टिविटी रेशो में ये सारे पार्ट आ जाते हैं। नॉलेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिट से रिलेटेड रेशोज, ठीक, जो कि सेल्स के बेसिस पे होंगे या कैपिटल जो इन्वेस्ट की होगी उसके बेसिस पे होंगे। हेल्प इन कंपैरिजन, कंपैरिजन क्या होगा, जब आपको पता है कि आप दूसरी फर्म से कंपेयर करना चाहते हो तो आप आराम से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन इसमें लिमिटेशन भी आ जाएगी। दूसरी कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग है, वो अलग फॉलो करती है, आप अलग फॉलो करते हो। ठीक है, जैसे आप फीफो फॉलो करते हो, सामने वाला लीफो फॉलो करता है, तो आप कंपेयर जनरली नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे मैं अभी लिमिटेशन पे जाऊँगा, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव सोचो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्या बोलोगे, कंपेयर कर सकते हो पास्ट परफॉर्मेंस को, यानी पास्ट परफॉर्मेंस को करंट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, एक रेशो को दूसरे रेशो के साथ कंपेयर कर सकते हो, ऐसे बोल दिया। एक रेशो को दूसरे रेशो के साथ तो नहीं, हम बोल सकते हैं कि एक कंपनी की रेशो को दूसरी कंपनी के रेशो के साथ कंपेयर कर सकते हो, जनरली ये होता है। हेल्प इन ट्रेंड एनालिसिस, आपको पता है कि आपने पास्ट ईयर में बहुत बार रेशो निकाले हैं, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि यार ट्रेंड कैसा चल रहा है, आपका बढ़ता हुआ जा रहा है, ये पर्टिकुलर जिग-जैग जा रहा है। जैसे मैं करंट रेशो की बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप करंट रेशो को बढ़ता हुआ बोलोगे कि पहले 2 था फिर 3 हो गया 4 हो गया, क्योंकि ज़्यादा होना भी बुरा है। क्योंकि क्या पता करंट रेशो में यानी करंट असेट में स्टॉक बहुत ज़्यादा हो, डेटर्स बहुत ज़्यादा हो, उधारियाँ बहुत ज़्यादा हो, स्टॉक फालतू का पड़ा हो। तो अगर आपको वो ज़्यादा दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है लिक्विड ज़्यादा हो। लिक्विड रेशो ज़्यादा है तो वो भी अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। इसका मतलब आप अपने कैश को यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो ढंग से यूज़ करो, उसको कहीं और भी इन्वेस्ट करो, ऐसा भी हो सकता है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव भी हो सकता है और एक नेगेटिव भी हो सकता है। लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस बोल रहा है, तो लिमिटेशन क्या है, ये बोल रहा है कि रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल एनालिसिस में हेल्प करते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड इनकी लिमिटेशन भी होती है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए आपको पता है कि जब आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट, पोस्टुलेट पढ़े, तो उस केस में आपको पता है कि वो पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे होते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं, कौन से कन्वेंशन या प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि फीफो लीफो या वेटेड एवरेज, कोई वेटेड एवरेज कर रहा है, कोई फीफो कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर डेप्रिसिएशन की बात बोलोगे तो SLM, WDV, क्योंकि अकाउंटिंग कर रहे हैं, इनकम टैक्स में बाद में तो डिसअलाउ हो जाएगा, वो तो WDV के हिसाब से होगा, लेकिन अभी जानबूझ के पोजीशन अच्छी दिखाने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, तो अपने फेवरेबल मेथड को आप यूज़ कर रहे हो, दूसरी कंपनी अलग यूज़ कर रही है। तो इस केस में क्या बोल दिया, देयरफॉर द वीकनेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन रेशो, एज ए रिजल्ट रेशो एनालिसिस वुड बी मिसलीडिंग, मिसलीडिंग होगा। अफेक्ट बाई विंडो ड्रेसिंग, अब देखिए वही कि आपने क्या करा, जानबूझ के विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है कि आप सामने से कैसे दिख रहे हो, यानी अंदर से कैसे हो और सामने से कैसे हो। तो सामने से तो आप अच्छे दिख रहे हो लेकिन अंदर से कुछ और हो। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने से तो अच्छा दिख रहा है आपको दिखने में, लेकिन अंदर से उसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो जानबूझ के आपको देखो क्या बोल रहा है, फॉर एग्जांपल राइट ऑफ लेस डेप्रिसिएशन देन एक्चुअल डेप्रिसिएशन, जानबूझ के आपने कम डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करा जिससे प्रॉफिट ज़्यादा दिखा। प्रॉफिट ज़्यादा दिखा तो इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो गया कि भाई इसका इतना अच्छा प्रॉफिट है और सेल भी है और इसका पिछले साल के कंपेरिजन में बढ़ता हुआ जा रहा है। क्लोजिंग स्टॉक को बहुत ज़्यादा दिखा दिया तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा आ गया। तो फाइनेंशियल पोजीशन को मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L को और बैलेंस शीट की पोजीशन को अच्छा दिखाने के लिए आप जानबूझ के ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट दिखाते हो।
इस केस में क्या होगा, आपका जो रेशियो एनालिसिस होगा वो रॉन्ग ही होगा, मतलब जो देख रहा होगा इन्वेस्टर उसको एक तरीके से लग रहा होगा सही है, लेकिन रियल में वो गलत ही होगा। अब देखिए वही मैंने बताया कि एक कंपनी क्या करती है, अलग पॉलिसी को फॉलो करती है, दूसरी कंपनी क्या करती है, अलग। तो जब भी आप इंटर फर्म कंपेरिजन करते हो या इंटर पीरियड कंपेरिजन करते हो, तो उस केस में क्या होगा, कंपेरिजन कभी भी सही नहीं होगा। क्या पता पहले कंपनी ने दूसरी पॉलिसी का यूज़ करा, अब दूसरी पॉलिसी का यूज़ करा, पिछले साल दूसरी थी, इस साल दूसरी थी, तो कभी भी जो इन्वेस्टर है वो ढंग से कंपेयर नहीं कर पाएगा। दूसरी कंपनी से कंपेयर किया तो दूसरी कंपनी ने दूसरी पॉलिसी को फॉलो किया, आपने दूसरी किया, ऐसे। फोर्थ बोल दिया इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ द एनालिस्ट। अब जो एनालिसिस कर रहा है, जो भी कंक्लूजन निकाल रहा है, तो वो कौन निकाल रहा है, वो जो एनालिस्ट निकाल रहा है। अब उसकी वो पर्सनल एबिलिटी क्या है, मतलब उसमें क्या स्किल है, तो वो रेशो ढंग से कैलकुलेट कर रहा है नहीं कर रहा, या जानबूझ के बायस होके वो कंपनी के बेनिफिट के लिए, क्योंकि कंपनी उसको पैसा देती है जबकि इन्वेस्टर नहीं देता, ये मान के चलिए, तो वो कंपनी के ही क्या करेगा, रिकॉर्ड को अच्छा मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो इस केस में जानबूझ के वो रेशो ऐसे कैलकुलेट करके दिखाएगा। तो ये बोला इफ द एनालिस्ट इज बायस इन कैलकुलेटिंग रेशो, तो कंक्लूजन भी क्या होंगे, मिसलीडिंग होंगे। अब आपको पता है कि जो भी आप रेशो लेते हो, पर्टिकुलर आप फाइनेंशियल कैरेक्टर के लेते हो, मतलब आप जो अकाउंटिंग करते हो किसके बेसिस पे करते हो, मॉनेटरी टर्म में करते हो, ठीक है। जो भी इवेंट और ट्रांजैक्शन लेते हो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए और मनी के टर्म में होने चाहिए। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो क्वांटिटेटिव टर्म में होते हैं, ना कि क्वालिटेटिव टर्म में। ये आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी देखा था, जनरली मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो जब भी आप मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट लेते हो तो आप मॉनेटरी टर्म में लेते हो, मतलब क्वांटिटेटिव लेते हो, ना कि क्वालिटेटिव। तो उस केस में आप क्या नहीं लेते, मैनेजर कितना लॉयल है, वर्कर से कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला, मैंने बोला कि डेथ हो गई ऐसे बताया था, पर यहाँ पे हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैनेजर की कितनी लॉयल्टी है, बिजनेस की क्या गुडविल है, वर्कर का कितना सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि बिजनेस की गुडविल धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको मैंने बताया सेल्फ जनरेटेड गुडविल की आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो वो कैसे पता चलेगी, उसको देख ही नहीं रहा, इन्वेस्टर भी जनरली इसको कंसीडर नहीं कर रहा, वो क्वांटिटेटिव डेटा पे ही जा रहा है, या जो लोन प्रोवाइडर जितने भी पर्सन है वो क्वालिटेटिव फिगर को देख ही नहीं रहे, वो क्वांटिटेटिव फिगर को देख रहे हैं। तो कभी कभी वो भी मिसलीडिंग हो सकता है, ठीक। फिर आपको दे रखा है टू कंपैरिजन अदर रेशो रिक्वायर्ड। अब आपको बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ए सिंगल रेशो नाइदर एनी कंपैरिजन कैन बी मेड नॉर एनी डिसीजन कैन बी टेकन, हेंस इट इज एसेंशियल टू पे अटेंशन ओवरऑल रिलेटिंग रेशोज वाइल ड्राइंग कंक्लूजन फॉर ए गुड एनालिसिस। तो अब आपको क्या है, एक रेशो की जरूरत नहीं होगी, आपको बहुत सारे रेशो देखने पड़ेंगे, फिर वही हैक्टिक पार्ट हो गया, ठीक है। आप सोच रहे थे कि आपका कॉम्प्लेक्स काम क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा रेशो के थ्रू, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रेशोज देखने पड़ गए। अनेबल टू फ्यूचर प्रोजेक्शन, जब भी इंफॉर्मेशन होती है वो जनरली क्या होती है, ट्रांजेक्शन इवेंट पास्ट के होते हैं। तो उस केस में आपको पता है कि मार्केट वैल्यू या इन्फ्लेशन का पार्ट आता है। तो अगर आप हिस्टोरिकल डेटा लोगे तो उस केस में फ्यूचर के एस्टिमेट आप ढंग से नहीं लगा पाओगे, उस केस में कुछ ना कुछ वीकनेसेस आ जाती है, जो भी इन्फ्रेंस निकालोगे, ठीक है। देयर फॉर इन्फ्रेंसेज ड्रॉन फ्रॉम रेशियो एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड इन एस्टिमेट फॉर फ्यूचर। तो फ्यूचर में जो भी एस्टिमेट लेने के लिए आप पर्टिकुलर फिगर्स का यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो हिस्टोरिकल बेसिस पे। फिर आपको बोल दिया लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ट्रेंड। यहाँ पे बोल रहा है एनालिसिस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक ईयर कैन नॉट बी रिलायबल, इट कैन नॉट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट प्रोग्रेस और डिक्लाइन टू फाइंड आउट ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एटसेट्रा, इट इज़ एसेंशियल दैट इन्फ्रेंस शुड बी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मैनी ईयर्स। तो बोल रहा है कि जो भी आप इन्फ्रेंस लेते हो, मतलब जो भी आप डिसीजन लेते हो फ्यूचर से रिलेटेड, वो सारे के सारे किसके बेसिस पे होने चाहिए, न कि पास्ट ईयर के बेसिस पे नहीं, बहुत सारे ईयर्स के बेसिस पे होने चाहिए। तो जितने भी आपके पास्ट ईयर से रिलेटेड, और साथ में आपको और भी अकाउंटिंग, जैसे मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का पार्ट भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आप हिस्टोरिकल फिगर लेते हो, तो उस केस में ट्रेंड पता करना मुश्किल होता है, ठीक। क्योंकि डेटा वैल्यू बहुत पुरानी हो जाती है। अगर आप कोई लैंड देखोगे तो आपको पता है कि 20 साल पहले खरीदा गया है, तो वो कितने में खरीदा गया है, 50, मान लो कि 5 लाख का खरीदा है, लेकिन आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 करोड़ हो गई, लेकिन अभी भी आपने उस लैंड को 5 लाख पे दिखाया है। मान लो लैंड पे तो देखो जनरली डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, तो अभी भी आप उसको क्या लगा रहे हो, 5 लाख पे, क्योंकि वो कुछ यूज़ का नहीं है, उस पर आपने बिल्डिंग नहीं बनाई, तो लैंड अभी भी आप 5 लाख का अपनी बुक्स में दिखा रहे हो, जबकि वैल्यूशन कराते तो उस हिसाब से आपको दिखाना पड़ता है, ठीक। तो आप बिल्कुल प्रॉपर दिखाइए बोल रहा है, तब जाके ही आपका क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट सही होगा, उससे रेशियो एनालिसिस भी सही होगा। अब प्रिकॉशंस क्या क्या यूज़ करने पड़ते हैं ये बोल रहा है। देखिए इसमें जनरली ये बोल रहा है कि जब भी आप रेशो यूज़ करते हो या रेशो एनालिसिस का यूज़ करते हो बिजनेस वर्ल्ड में, जैसे मैंने इन्वेस्टर की बात करी, जनरली वही ध्यान में आता है। देखो मैनेजमेंट तो क्या होता है, पढ़ा लिखा होता है, ज़्यादातर इन्वेस्टर जो होता है वो दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर इन्वेस्ट करता है।
तो वो रेशो एनालिसिस का इतना पार्ट ध्यान नहीं देता, सामने वाले को बोलता है यार बताइए कैसे होगा, तो वो अगर उसको सिर्फ एक रेशो बताया जाता है कि भाई यहाँ पे एक करंट रेशो देख लियो, ठीक है, इससे पोजीशन पता चल जाएगी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, स्टॉक डेटर्स का पार्ट भी ज़्यादा हो सकता है, तो पोजीशन ख़राब भी हो सकती है। तो उसको और पर्टिकुलर रेशो के बारे में पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो यूज़र को एक तरीके से ये बोल रहा है कि देखो प्रिकॉशन में क्या है, यूज़र को अकाउंटिंग डेटा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, समझ में आने लायक होना चाहिए, तभी जाके वो करेक्ट इन्फ्रेंसेस ले पाएगा, करेक्ट जो भी एप्रोप्रिएट रेशो इनको यूज़ कर पाएगा। ठीक, फिर आपको बोल दिया टू कैलकुलेट रेशो टाइमली, इट इज़ एसेंशियल टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टाइमली टू द यूजर्स इमीडिएटली आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, यूजर को टाइमली आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, तब जाके ही वो टाइमली रेशो कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो वो कहीं और कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। या बोल रहा था यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इफ़ दीज आर नॉट प्रोवाइडेड टाइमली टू द यूजर्स, क्योंकि वो क्या सोचेंगे यार कंपनी ही एक तरीके से क्या कर रही है, बहुत लेजी काम कर रही है, एफर्ट इतना नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है, इसके एम्प्लॉयज़ भी ऐसे होंगे, इसका मैनेजमेंट भी ऐसा होगा, तो इस केस में क्या होगी, कंपनी डाउनफॉल की तरफ ही जाएगी। थर्ड, देयर इज ए कॉस्ट, ये बोल रहा है कि हर चीज़ में कॉस्ट लगती है, तो रेशो कैलकुलेट करने पे भी क्या लगती है, बोल रहा है टाइम लगता है और लेबर लगती है, कॉस्ट लगती है। ठीक, तो ये बोल रहा है देयर इज अ कॉस्ट इन द वे ऑफ टाइम एंड लेबर ऑफ कैलकुलेटिंग रेशोज अलॉन्ग विद बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम रेशो, रेशो शुड बी यूज अंटिल द बेनिफिट डिराइव्स आर मोर देन द कॉस्ट इंकर। तो रेशो तब तक यूज़ की जानी चाहिए जब तक कि आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है और कॉस्ट आपकी कम लगी हो। अगर मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, तो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करके बैठा है एग्जिस्टिंग, तो वो रेशो को कैलकुलेट कर रहा है या किसी से क्या कर रहा है, कैलकुलेट करवा रहा है, उसको उसके लिए वो कॉस्ट इंकर करके दे रहा है, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ब्रोकर को पर्टिकुलर वो पैसे दे रहा है, कमीशन दे रहा है, ठीक है, जो भी पार्ट दे रहा है, तो उससे ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलने चाहिए, ये नहीं कि उसका कहीं लॉस हो रहा हो। फोर्थ, ओनली दोज रेशो शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द यूजर्स विच आर कंसर्न सो दैट ही कैन ड्रॉ स्पीडी करेक्ट कंक्लूजन। तो ये बोल रहा है कि वही रेशो यूज़ करने चाहिए, यानी प्रेजेंटेड होने चाहिए बिफोर द यूजर्स विच आर कंसर्न सो दैट ही कैन ड्रॉ स्पीडी करेक्ट कंक्लूजन। वैसे ही रेशो देने चाहिए जो कि ज़रूरी है, यानी नेसेसिटी वाले जो ज़रूरी हो। अब ये नहीं कि आपने नॉर्मल ऐसे रेशो दे दिए जो ज़्यादा कैलकुलेट होते ही नहीं है, जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। या हम बोल सकते हैं कि देखिए आप 10 रेशो पढ़ते हो, उसमें से आपको जनरली इंपॉर्टेंट कौन से दिखते हैं, 3-4 ही दिखते हैं, जिससे बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन शो होती है। अब आपको बोल रहा है फिफ्थ, ड्यू टू चेंजिंग सिनेरियो यूज एंड स्कोप ऑफ रेशो आर आल्सो चेंज, देयरफॉर रेशो शुड बी प्रॉपर्ली रिवाइज एज पर चेंजिंग बिजनेस कंडीशन। आपको पता है डायनेमिक एनवायरनमेंट है, बिजनेस की कंडीशन चेंज होती रहती है, तो आपको उस हिसाब से, जैसे हम क्या बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी पॉलिसीज़ को उस हिसाब से चेंज करना चाहिए, या कॉन्सेप्ट को आपको ढंग से यूज़ करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, तो वैसे यहाँ पे बिजनेस कंडीशन बोल रहा है कि अगर चेंजिंग है, डायनेमिक एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे चेंजिंग सिनेरियो में आपको रेशो को भी क्या करना चाहिए, चेंज करते हुए रहना चाहिए, यानी उस अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, रेशोज कैलकुलेट करने चाहिए, न कि पुराने डेटा के अकॉर्डिंग। अब आपको दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज, इसमें मैंने बताया स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल में 3 पार्ट आते हैं, बैलेंस शीट के बेसिस पे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और एक होता है कंबाइंड, इन दोनों का कंबाइंड यानी मिक्स बेसिस पे। ठीक है, तो बैलेंस शीट रेशो को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रेशो भी बोला जाता है। अब खुद सोचिए कि इसमें पीएनएल का कोई भी पार्ट नहीं आएगा। जैसे देखिए करंट रेशो, लिक्विड रेशो, आप देखिए इसमें एसेट और लाइबिलिटी आ रही है, डेट इक्विटी, प्रॉपराइटरी, कैपिटल गियरिंग। तो ज़्यादातर जो आपने पार्ट देखे ना, वो कौन से वाले, लिक्विडिटी वाले रेशो हैं और सॉल्वेंसी। जब हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखेंगे नीचे, ये रहे, देखिए फंक्शनल है, ये फंक्शनल दिख गया, बी पॉइंट दिख गया आपको, इसमें लिक्विडिटी रेशो दिख रहा है, करंट, लिक्विड, एब्सोल्यूट, बेसिक, डिफेंस, इंटरवल। सॉल्वेंसी दिख गया आपको, तो आप करंट बोल दो, लिक्विड बोल दो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी बोल दो, बेसिक डिफेंस मत बोलो क्योंकि वो डेली एक्सपेंडिचर के बेसिस पे है, तो फोर्थ में हटा देता हूँ। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट के बेसिस पे बोलोगे तो करंट रेशो है, लिक्विड है, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी है, सॉल्वेंसी रेशो में डेट इक्विटी है, प्रॉपराइटरी है, सॉल्वेंसी है, फिक्स सेट है, कैपिटल गियरिंग भी है। इंटरेस्ट कवरेज में इंटरेस्ट का पार्ट आ गया, तो वो नहीं बोल सकता मैं क्योंकि उसमें पीएनएल के आइटम भी आ गए। कैश टू डेट सर्विस में भी इंटरेस्ट का पार्ट आ जाता है आपका। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो है, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड का पार्ट आ गया, तो ये नहीं बोल सकते। तो आपको बताया कि बैलेंस शीट से रिलेटेड ही होने चाहिए। अगर उसमें से एसेट के साथ साथ पीएनएल का पार्ट भी आ गया तो वो कंबाइंड हो जाते हैं। अगर सिर्फ पीएनएल का पार्ट है, जैसे बैलेंस शीट रेशो है, जैसे बैलेंस शीट रेशो है वैसे ही पीएनएल रेशो भी है। अब आपको पता है कि पीएनएल के आइटम कौन से होंगे, या तो एक्सपेंस वाले होंगे, तो एक्सपेंस टू सेल्स रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो यानी जीपी अपॉन सेल्स, तो वो पीएनएल का ही है, नेट प्रॉफिट रेशो, तो इसलिए इसको इनकम स्टेटमेंट रेशो या ऑपरेटिंग रेशोज भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग रेशोज में जीपी रेशो, नेट प्रॉफिटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, तो जनरली ये क्या होता है,
ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसमें हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स, यानी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेशो ऑफ ईच आइटम ऑफ एक्सपेंस विद सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टू सेल्स, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस टू सेल्स, यानी डिवाइड बाय सेल्स। इस तरीके से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री नीचे आता है, और टर्नओवर में क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए मेरे को तो रटे रटाए हैं, तो मैं भी आपको रटवा दूंगा, ठीक। और समझे हुए भी हैं। समझे हुए मतलब क्या है, आपको ये पता रहना चाहिए कि इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशो का मतलब क्या होता है। जब मैं आपको बोलूँ कि डेट इक्विटी, तो उसका पर्टिकुलर रेशो क्या होना चाहिए, आइडियल रेशो क्या होना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ों के आपको पता रहने चाहिए। अब कंबाइंड रेशो का मतलब क्या हुआ, दोनों का मिक्स, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L का मिक्स। तो जैसे अभी मैंने आपको पार्ट बताया, ऐसे तो खूब सारे हो सकते हैं जो हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे दे रखे हैं कुछ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जनरली हम EBIT की बात करते हैं या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करते हैं जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड देते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे बैलेंस शीट का पार्ट भी आया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स P&L का पार्ट भी आया। रिटर्न ऑन टोटल एसेट सेम वही है, नीचे डिवाइड बाय टोटल एसेट। ऊपर देखिए थोड़ा पार्ट अलग आएगा, जैसे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा प्लस इंटरेस्ट आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, ऐसे आता है जनरली रिटर्न ऑन टोटल एसेट में। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, तो नीचे टोटल एसेट, ऊपर क्या आएगा आपका, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक। एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो जनरली एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात करते हो तो डेटर्स आपके ऊपर आएंगे और नीचे क्या आ जाएगी, या डेटर्स या एवरेज बोल दो तो एवरेज डेटर्स आएंगे या एवरेज ट्रेड रिसीवल आएंगे, और नीचे क्या आएगी, नेट सेल आएगी या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, और वो कौन सा आएगा, क्रेडिट वाला आएगा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और यहाँ पे क्या आएगा, 365 डेज या मंथ या वीक्स ये आ जाएंगे। अर्निंग पर शेयर की बात करोगे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये कंबाइंड रेशो के पार्ट में आ गए। अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है, ठीक। तो ये बोल रहा है कि जब जो भी रेशो कैलकुलेट होते हैं वो डिफरेंट पार्टीज़ की नीड्स के बेसिस पे होते हैं, कि बिजनेस कंसर्न का क्या इंटरेस्ट है, जैसे बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इसने बोल दिया, तो जनरली उनका क्या रहता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। ये बोल रहा है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव इंटरेस्ट इन शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, डिबेंचर होल्डर्स इन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एंड इन्वेस्टर्स इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। Therefore, the ratio may be grouped as follows, keeping in the view objective of different parties. अब सबसे पहला कौन सा आ गया आपका, लिक्विडिटी रेशो। अब मेरे हिसाब से क्या करता हूँ कि आपको देखिए मैं जल्दी जल्दी कुछ पार्ट बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये तो आप पढ़ सकते हो, कोई टिपिकल नहीं है, ठीक। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया, आपकी जो करंट ऑब्लिगेशन है, करंट ऑब्लिगेशन का मतलब करंट ऑब्लिगेशन को पे करने की आपकी एबिलिटी कितनी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। क्या हो गया, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब अल्पकालीन भुगतान क्षमता, कि आपकी शॉर्ट टर्म में पेमेंट करने की क्या एबिलिटी है, यानी करंट ऑब्लिगेशंस को पे करने की एबिलिटी है या नहीं है। तो उसमें आपके 4 आ गए जो कि हम देखेंगे आज। सॉल्वेंसी रेशो की बात करोगे तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करता है। इसको याद रखना, मैंने आपको बताया था लीवरेज रेशो भी बोलते हैं या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि दीज रेशो एनेबल टू नो हाउ मच मनी इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द फर्म एंड हाउ मच मनी इज टेकन फ्रॉम लोन प्रोवाइडर। जनरली देखिए आपको पता है कि आपने लोन लिया तो डेट की बात कर रहा है। लोन प्रोवाइडर कौन होते हैं, डिबेंचर होल्डर हो गए, ठीक है, यानी पब्लिक हो गई या बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। तो आपके लाइबिलिटी साइड में आउटसाइड लाइबिलिटी दिखाई जाएगी। अब उसमें से कुछ नॉन करंट होगी, कुछ करंट होगी। तो डेट इक्विटी में आपके 2 रेशो आते हैं, एक टोटल डेट के बेसिस पे आता है, एक लॉन्ग टर्म डेट के बेसिस पे आता है। प्रोप्राइटरी में किसकी बात करता है, ओनर के फंड की बात करता है, डिवाइड बाय टोटल एसेट की बात करता है। सॉल्वेंसी में किसकी बात करता है, डेट टू टोटल एसेट की बात करता है। तो टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट या लॉन्ग टर्म डेट अपॉन टोटल एसेट, इस तरीके से आ रहे हैं। तो इस केस का मतलब क्या हुआ कि ओनर ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है जनरली उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो इसमें कैपिटल का पार्ट भी आ गया मान के चलिए। इक्विटी की बात करेंगे तो ओनर का पार्ट आ गया, प्रोप्राइटरी की बात करेंगे तो ओनर का पार्ट आ गया, नेटवर्थ की बात करेंगे तो ओनर का पार्ट आ गया, कैपिटल गियरिंग की बात करेंगे तो उसमें भी इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, वेरिएबल अपॉन फिक्स या फिक्स अपॉन वेरिएबल इस तरीके से आता है, वेरिएबल कॉस्ट बेरिंग कैपिटल अपॉन फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल। उल्टा भी कर सकते हो, कई रेशो क्या होते हैं ऊपर नीचे करो, लेकिन उसका क्या मतलब समझ में आना चाहिए। और शायद मैं आपको पहले ही कवर करा चुका हूँ किसमें, बिजनेस फाइनेंस वाले पार्ट में, वहाँ से आप चाहे देख सकते हो। उस वक्त तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन मैं तो नॉर्मल रेशो कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। तो ये बोल रहा है ये रेशो आते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो आएगा, कैश टू डेट सर्विस आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज आएगा। वैसे थे नहीं इतने, लेकिन मैंने जानबूझ के जोड़ दिए, क्योंकि मेरे को क्या तसल्ली नहीं हुई कि इतने ज़्यादा रेशो नहीं दे रखे, तो मैंने थोड़े और जोड़ दिए। फिर आपको दे रखा है एक्टिविटी रेशोज और एसेट मैनेजमेंट रेशो।
देखिए जब भी क्या होता है एक्टिविटी रेशो देखते हो तो यहाँ पे किसकी बात करते हैं कि फर्म जो एक्टिविटी कर रही है, मतलब फर्म की जो एफिशिएंसी है वो ढंग से हुई, यानी ढंग से ऑपरेट हुई या नहीं हुई, फर्म का जो काम चल रहा है वो ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो रिसोर्सेज है वो उसका ढंग से यूटिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, तो उस केस में कौन से रेशो आता है, टर्नओवर रेशो। तो इसको टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं, यानी एसेट का मैनेजमेंट ढंग से हुआ या नहीं हुआ। तो आप देखिए कौन से देखते हैं। अब इसमें ज़्यादातर आप देखते हैं सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर, फिर डेटर्स टर्नओवर जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, उसके अंदर एक और आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल टर्नओवर मतलब क्रेडिटर टर्नओवर, इसमें एवरेज पेमेंट भी आता है, ठीक, कि कितने दिन में हम पेमेंट करेंगे, एवरेज कलेक्शन कितने दिन में हमको अमाउंट मिल जाएगा डेटर से, जनरली ये पता करना होता है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, नीचे डिवाइड बाय टोटल एसेट, ऊपर क्या आता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे फिक्स रेट डिवाइड होता है, ऊपर क्या आता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। करंट एसेट नीचे आता है, वर्किंग कैपिटल नीचे आता है, सिंपल रेशो है, ठीक। कैपिटल टर्नओवर की बात करोगे तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा है, नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, ऊपर वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ज़्यादातर अगर आपको कुछ नहीं दे रखा हो तो सबसे पहले हम कॉस्ट ही कंसीडर करते हैं, फिर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हैं। अब आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की बात कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या हो गया, वही बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, जो कि किसके बेसिस पे होगी, या तो सेल्स के बेसिस पे मैंने आपको बताया, या इन्वेस्टमेंट। जीपी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ठीक, ये सारे के सारे मैंने कवर कर लिए, यानी करेंगे कवर। वैसे ही बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं आरओआई, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक। फिर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड आता है, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड आता है, फिर रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड भी आता है, ऐसा आ सकता है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट भी आता है, ये सारा पार्ट आ जाएगा, ठीक। तो ये सारे के सारे आपके इससे रिलेटेड आ गए। फिर फिफ्थ आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। जनरली ये बोल रहा है कि जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ है, किसने, इन्वेस्टर ने, ठीक है, यानी शेयर होल्डर्स ने, जो कि कैपिटल के फॉर्म में पड़ा है, तो वो एक तरीके से सही है या नहीं है, यानी एनालिसिस करने में पता चल रहा है कि कंपनी की पोजीशन सही है या नहीं है, या कंपनी जो हमें अर्निंग दे रही है उसके हिसाब से कंपनी कितना अपने पास रोक के रख रही है और कितना हमें डिविडेंड दे रही है। जैसे अर्निंग पर शेयर है तो हमें पता है कि कंपनी हर शेयर पे नॉर्मल कितना अर्न कर रही है, लेकिन उसमें से डिविडेंड कितना दे रही है, डिविडेंड पर शेयर, तो क्या निकल के आएगा, डिविडेंड पे आउट रेशो। कंपनी की मार्केट प्राइस क्या है उसके बेसिस पे क्या निकल के आ जाएगा, डिविडेंड यील्ड रेशो। तो आपको पता है कि डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 ऐसे। बुक वैल्यू पर शेयर, तो इस केस में आपको क्या देखना पड़ेगा, हम बोल सकते हैं, देखिए अब रेशो का पार्ट आएगा तब आपको बता दूंगा, अभी तो आपको मैं नॉर्मल बता रहा था। जैसे प्राइस अर्निंग रेशो आ गया तो एमपीएस अपॉन ईपीएस, इस तरीके से आपके कैलकुलेट होके आ जाएंगे। अब देखिए क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, सिग्निफिकेंस बोलते हैं या इंपॉर्टेंस बोलते हैं, उसके बेसिस पे दे रखें। ये किसने रिकमेंड किया था, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फॉर इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म मतलब क्या होता है, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। इंट्रा फर्म बोलता है तो फर्म के अंदर ही, इंटर मतलब क्या हो गया, एक फर्म से दूसरे फर्म के बीच में कंपैरिजन, मतलब एक फर्म के रेशियो का दूसरे फर्म के रेशियो से कंपैरिजन कर रहे हो। It is based on the fact that some ratios are more relevant and important than others in the process of comparisons and decision making. Therefore, ratios may be treated as primary or secondary. Primary मतलब क्या हो गया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया सिंस प्रॉफिट इज प्राइमरी कंसिडरेशन इन ऑल बिजनेस एक्टिविटी, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उसमें प्रॉफिट प्राइमरी मतलब मेन कंसिडरेशन माना जाता है, यानी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट जरूरी है बोल रहा है। तो रेशो ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज टर्म्ड एज प्राइमरी रेशो, जिसमें जनरली हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या हो गया, ईबीआईटी या पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसे बोल सकते हो, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। It is the ratio which reflect the validity or otherwise of the existence and continuation of the business unit. In case if the ratio is not satisfactory over long period, या इंडस्ट्री के हिसाब से आप नहीं चल रहे, जैसे इंडस्ट्री में 15% है ये रेशो और आपका आ रहा है कितना, 10%, 5%, कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आप इंडस्ट्री के कंपेरिजन में बहुत धीमे चल रहे हो, बहुत डाउनफॉल की तरफ जा रहे हो। तो ये बोल रहा है कि एक तरीके से अगर लॉन्ग पीरियड में ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो बिजनेस यूनिट कैन नॉट जस्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस एंड हैंस शुड बी क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस यूनिट, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी रेशो। इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी रेशो बोलते हैं। अब सेकेंडरी मतलब क्या हो गया, जो एक तरीके से देखे क्या है, हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी रेशो को सपोर्ट कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि बिजनेस के लिए क्या करते हैं, वो बिजनेस को हल्का सा एक्सप्लेन करते हैं, यानी बिजनेस की साइज़ को एक्सप्लेन करते हैं। कैसे, प्रॉफिट निकल के आता है तो आपको पता है कि उसको आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो, उसको डिवाइड करते हो किससे, सेल से, तो आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट आया। अभी आपको पता चल जाएगा, ये देखिए आपको दे रखा है एक तो सपोर्टिंग
और एक दे रखा है एक्सप्लेनेटरी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दीज आर रेशो विच हेल्प टू एनालाइज द फैक्टर अफेक्टिंग प्राइमरी रेशो। प्राइमरी रेशो को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको एनालिसिस करने में ये हेल्प करता है। अब देखिए इसमें जनरली ये बोल रहा है सबसे पहले सपोर्टिंग रेशो, इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि ये रिफ्लेक्ट करता है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, इसलिए ये प्राइमरी रेशो को क्या करता है, सपोर्ट करता है। आप देखिए कि ऊपर जब आपने बोला कि जो आपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है, कैपिटल एम्प्लॉयड की है, उस पर आप कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहे हो, उस पर कितना, वो प्राइमरी रेशो है। ठीक है, वैसे यहाँ पे जनरली क्या बोल रहा है कि जो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहे हैं वो सेल्स पे, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है उसको, क्योंकि वहाँ पे तो क्या, कितनी मैंने टोटल कैपिटल इन्वेस्ट की, मतलब टोटल असेट्स, उसमें से माइनस क्या कर देते हैं हम, करंट लायबिलिटी का पार्ट। ऐसे आपकी जनरली क्या आती है, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट आता है। या शेयर होल्डर फंड यानी लायबिलिटी अप्रोच में, उसमें हम क्या कर देते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट भी होते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आती है। तो यहाँ पे मान के चलो सिर्फ आप करंट लायबिलिटीज़ नहीं ले रहे हो, वो लेस कर रहे हो, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आप कैपिटल इन्वेस्ट जो कर रहे हो उस पर कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, तो उसको हेल्प करने के लिए आप क्या कर रहे हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो ये क्या बताता है, इट रिफ्लेक्ट्स द कैपेसिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स टू द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, कि सेल्स कितना कंट्रीब्यूट कर रही है आपके प्रॉफिट के लिए। सिमिलरली सेल्स टू एसेट एम्प्लॉयड, जिसको मेरे हिसाब से ये एसेट टर्नओवर रेशो की तरह ही हो गया, क्योंकि देखिए अगर आप एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लगाते हो तो क्या होता है, नीचे एसेट आती है, ठीक है, टोटल एसेट, और ऊपर टर्नओवर, टर्नओवर में क्या आता है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जनरली ये आ जाता है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे उसको, एसेट टर्नओवर रेशो। तो ये क्या बताएगा, इट रिफ्लेक्ट्स द इफेक्टिवनेस इन द यूज ऑफ एसेट फॉर मेकिंग सेल्स एंड कंसिक्वेंटली प्रॉफिट। ठीक, कि एसेट का आप यूज़ कितना कर रहे हो अपनी सेल्स को जनरेट करने के लिए, सेल्स जनरेट होगी तो प्रॉफिट भी जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा तो आपकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में से प्रॉफिट पता चल जाएगा, तो प्राइमरी रेशो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक तरीके से सपोर्टिंग रेशो है जो कि प्राइमरी रेशो को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, जिससे जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करोगे उस पर प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो आपकी परसेंटेज ज़्यादा होके आएगी। फिर आपको दे रखा है कुछ एक्सप्लेनेटरी रेशो का पार्ट। ये क्या बोल रहा है, दीज आर द रेशो विच एनालाइज एंड एक्सप्लेन द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द साइज ऑफ प्रॉफिट अर्न, कि आपने जो प्रॉफिट कमाया उसकी साइज क्या है। तो इस केस में देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल है, स्टॉक टर्नओवर है, डेटा टर्नओवर है, ये सारे हैं, आर सम ऑफ द रेशो विच कैन एक्सप्लेन द साइज ऑफ प्रॉफिट अर्न। Where these ratio are calculated to highlight the effect of specific activity, they are termed as specific explanatory ratio। तो जहाँ पे क्या बोल रखा है कि क्या इफेक्ट हाईलाइट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को, तो जब भी एक्टिविटी रेशो देख लो सारे के सारे, जैसे स्टॉक टर्नओवर देख लिया, डाटा टर्नओवर देख लिया, क्रेडिटर टर्नओवर देख लिया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर देख लिया, वो सारे के सारे किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को बताते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हो गए, एक्सप्लेनेटरी रेशो हो गए। ठीक, अब मेरे हिसाब से इतना पार्ट आपको आ गया। अब हमारा मान के चलना कि 20 से 25 मिनट का जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, लिक्विडिटी रेशो से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम 4 रेशो पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि देखिए इतने ज़्यादा टिपिकल आपके हैं नहीं, सिंपल है, पर मैंने इसके साथ इलस्ट्रेशन भी कवर किए हैं। अब देखिए इसमें लिक्विडिटी रेशो में 4 आते हैं, आपको बोल रखा है करंट रेशो, फिर आपको दे रखा होता है लिक्विड या जिसको हम क्विक रेशो बोलते हैं। लिक्विडिटी रेशोज़ में, ठीक है ना, लिक्विडिटी रेशोज़ में जब आपको बोले तो उसके अंदर करंट रेशो, फिर क्विक या जिसको लिक्विड रेशो भी बोलते हैं, ठीक है, एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं सेकंड वाले को, फिर थर्ड आता है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, यानी लिक्विडिटी के साथ एब्सोल्यूट और जुड़ गया, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, फिर लास्ट आता है बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो, बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो। अब करंट रेशो का मतलब क्या हो गया, वही करंट असेट और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, जिसको हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है लिखा हुआ। ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब देखिए करंट असेट का मतलब आपको पता है, जनरली आपको मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बता दिया था, जिसमें जनरली हमने पहले पढ़ा था कि जो आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, ये देखा था, या नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कैश में कन्वर्ट हो जाए, वैसे नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ा था। फिर आपको पता है कि वो जो प्राइमरली क्या है, ट्रेडेड पर्पज़ के लिए रखी गई हो, यानी ट्रेड के लिए रखी गई हो। फिर आपने लास्ट में पढ़ा था कि रिपोर्टिंग पीरियड के एंड के 12 महीने के अंदर वो क्या हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, ये भी पढ़ा था। इसका मतलब जैसे बैलेंस शीट 31 मार्च को क्लोज हो रही है, ठीक, तो उसके अगले 12 महीने के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए तो वो करंट असेट है। तो यही दे रखा है लिखा हुआ, पढ़ के देख लेना। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, सेम, पर आपको उसमें क्या करना है, जो पे करनी है, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि आपकी ऑब्लिगेशन है। नॉर्मल टर्म में आप ये पढ़ के देख लेना,
कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट असेट है, और करंट लायबिलिटी क्या है, जो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर पे हो जाए। तो ये बोला विच आर टू बी पेड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। देखिए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा की भी हो सकती है, जिसमें मैंने बताया था कि जो भी आपने रॉ मटेरियल खरीदा उसको प्रोसेस में लगाया, फिर वो आउटपुट बना, उसके बाद आपने बेचा तो आपको कैश मिला। तो एक ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी भी हो सकती है, 12 महीने से ज़्यादा की भी हो सकती है, 15 महीने की भी हो सकती है, कम की भी हो सकती है। कम की है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है तब तो 12 महीने ही कवर होंगे, क्योंकि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल अगर 9 मंथ है तो हमें पता है कि अगर आपका 10 मंथ में भी करंट असेट का पार्ट जा रहा है तब भी वो क्या कहलाएगा, करंट असेट ही कहलाएगी, वो लॉन्ग टर्म असेट नहीं कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल आपकी 15 मंथ की है, कितने की है 15, तो अगर आपका पार्ट 14, 15 इसके अंदर आ रहा है तो वो करंट असेट या करंट लायबिलिटी कहलाएगी। लेकिन अगर उससे आगे जा रहा है तो वो नॉन करंट असेट्स या नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगी। अब आपको यहाँ पे करंट असेट्स के पार्ट दे रखे हैं जो कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताए थे, सेम है। करंट इन्वेस्टमेंट्स, अब देखिए आपको कुछ अलग से नहीं दे रखा। अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलेगा तो लेना, अगर आपको नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बोलेगा तो वो सारे के सारे नॉन करंट होते हैं। क्या होते हैं, नॉन करंट होते हैं। अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखवा दे दिया तो वो नॉन करंट है। इन्वेंट्री, स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स ये दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल में सन्डी डेटर, बीआर, याद रखना प्रोविजन लेस करते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप क्लोजिंग पार्ट लेते हो, क्या लेते हो, क्लोजिंग, तो आप एडजस्टमेंट के बाद वाला लेते हो तो इसलिए प्रोविजन लेस हो जाएगा। कैश इन कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है तो कैश, चेक, ड्राफ्ट इन हैंड एंड कैश एट बैंक ये आएगा। कैश, चेक, ड्राफ्ट इन हैंड, कैश एट बैंक ये सारा आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो इसमें आपने किसी पार्टी को एडवांस दिया है, किसी को आपने 6 महीने के लिए डिपॉजिट दिया है, किसी भी पर्टिकुलर कहीं जगह आपने जमा कराया है तो वो सारा का सारा पार्ट इसमें आ जाएगा। तो किसी पार्टी को लोन दिया, कहीं आपने एडवांस जमा कराया 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो वो सारा पार्ट इसमें आ जाएगा। अदर करंट एसेट में क्या है, बाकी सारी प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस पेमेंट आपने किया है, एडवांस टैक्स का पार्ट आ जाएगा। अब देखिए कैपिटल एडवांसेस का पार्ट नहीं आएगा जो आप नॉर्मल सोच रहे हो। और अगर आपको है ना ऐसे नहीं सोचने सारे, तो आप नॉर्मल सोचिए जैसे आप सोचते हो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, नॉर्मल सोचते हैं ना, ऐसे सोचते हैं सब, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस टू पार्टी, मैं ऐसे सोचता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं पर्टिकुलर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से सोचूं, लेकिन ऐसे सोचोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से तो आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट भी कवर हो जाएगा। नहीं तो आप देख सकते हैं, देखिए प्रीपेड एक्सपेंस, फिर एक्रूड इनकम आपको ध्यान आता है, क्योंकि जब आप अदर का पार्ट सोचते हैं तो दो ही चीज़ें ध्यान में आती है, पर एडवांस टैक्स भी हो जाता है, एडवांस पेमेंट का पार्ट भी आ जाता है। ठीक, और मेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट अक्रूड, तो वो एक्रूड इनकम से रिलेटेड ही आ गया कि इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से बहुत सारे पार्ट आपके कवर हो जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है करंट लायबिलिटीज़ में, करंट लायबिलिटीज़ में क्या दे रखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो आपको पता है कि जनरली आपने 1 साल से कम के लिए जो लोन लिया तो लोन पेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट का पार्ट इसने दे दिया। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिए हैं तो वो तो जनरली एक तरीके से लोन पेबल ऑन डिमांड की तरह ही हो गए। फिर आपको ट्रेड पेबल दे रखा है तो क्रेडिटर, बीपी, तो जब भी मैं याद रखता हूँ तो मैं तो क्रेडिटर, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसे याद रखता हूँ, क्रेडिटर, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर मेरे को क्या होते हैं कि ये याद रहता है कि शॉर्ट टर्म लोन लिया होगा, फिर उसके बाद ध्यान क्या रहता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फटाफट फिर अनअर्न्ड इनकम का पार्ट ध्यान रहता है। फिर आउटस्टैंडिंग में मैं ध्यान देता हूँ कि हाँ यार अगर क्या हो गया, इंटरेस्ट जैसे अक्रू हो गया बोरोइंग पे, ठीक है, या इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू हो गया लेकिन अभी तक दिया नहीं। फिर देखो 2 ध्यान नहीं रहते हैं आपको ज़्यादातर, एक तो अनपेड डिविडेंड और एक कॉल्स इन एडवांस, और एक और हाँ अनक्लेम्ड डिविडेंड, तो ये जरूर याद रखना, ये आपके काम आ जाएगा। प्रोविजंस के तो देखिए सबको याद रहते हैं, जैसे प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रपोज डिविडेंड लोग भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन नहीं लिखा हुआ था, लेकिन आप याद रखना प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन होता है। क्यों, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में क्या होता है, डिविडेंड प्रपोज होता है, और एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है, वो डिक्लेयर होता है। तो तब तक वो क्या कहलाएगा, प्रपोज कहलाएगा, ये मान के चलो शॉर्ट में। ठीक, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई बने, जनरली क्या होते हैं, ग्रेचुइटी से रिलेटेड, पीएफ से रिलेटेड लॉन्ग टर्म के होते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई प्रोविजन बने हुए तो वो आप इसमें ले लेना। अब आपको इंपॉर्टेंस बोल रखा है तो आपको मैंने बताया था, अब इंपॉर्टेंस क्या करते हैं अपन बाद में देखते हैं, पहले क्या करते हैं इसका पर्टिकुलर वो देख लेते हैं, लिक्विड रेशो का भी देख लेते हैं पार्ट, फिर इंपॉर्टेंस क्या करेंगे क्वेश्चन करने के बाद कवर करेंगे, जिससे एक तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा, यूँ सही रहेगा। तो यहाँ देखिए लिक्विड रेशो का मतलब क्या है कि जब आपकी इंस्टेंट पेइंग कैपेसिटी की बात कर रहा है, क्विक नाम से पता चल रहा है, तो इस केस में आपको बोल रहा है कि करंट असेट्स में कुछ मरियल असेट्स होती है, यानी ऐसी एसेट होती है जिनसे पैसा क्या मिलता है,
बिल्कुल धीरे धीरे मिल सकता है, या क्या पता काफ़ी टाइम तक आपका पैसा अटका हुआ हो सकता है। जैसे हम डेटर्स की बात करते हैं, ठीक, पर डेटर्स तो आप बोलोगे सर जल्दी ही पैसा मिल ही जाएगा, हाँ तो उसमें 2-3 महीने की रहती है, तो हम क्या बोलेंगे करंट एसेट्स के अंदर भी जाएगा और लिक्विड एसेट के अंदर भी जाएगा। लेकिन जैसे अगर आप इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री में क्या होता है, आपको पता है कि आपके पास स्टॉक पड़ा है, अब वो बिक भी सकता है नहीं भी बिक सकता, तो इन्वेंट्री एक तरीके से हम बोलते हैं कि जल्दी कैश में कन्वर्ट ज़रूरी नहीं है हो। तो आपको पता है कि अगर जो चीज़ें जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है तो उसमें क्या आएंगी, उसमें कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक आएगा, क्योंकि वो तो उसमें कन्वर्ट है ही। इसके अलावा हमें पता है कि डेटर्स, क्योंकि जब भी हम किसी को माल बेचते हैं तो क्या करते हैं, 1 महीने की उधार देते हैं, 2 महीने की देते हैं, या 3 महीने की देते हैं, तो हमें पता है कि 3 महीने के अंदर हमें कैश मिल जाएगा। ठीक है, तो जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं वो लिक्विड एसेट में आते हैं, तो इन्वेंट्री नहीं आता, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आता। तो इसका मतलब क्या, करंट इन्वेस्टमेंट आता है क्या, हाँ आता है। ठीक है, डेटर्स और बीआर आते हैं, हाँ आते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट आता है क्या, हाँ वो भी आता है। तो क्या नहीं आता, इन्वेंट्री नहीं आता, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आता, एडवांस टैक्स नहीं आता, या जो आप एडवांस पेमेंट ये बोल रहे थे ना, तो जनरली वो पार्ट नहीं आता, क्योंकि एडवांस पेमेंट भी किसकी तरह है, प्रीपेड की तरह ही है। तो याद रखना, इन्वेंट्री नहीं आता, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आता, एडवांस पेमेंट का पार्ट नहीं आता, एडवांस टैक्स का पार्ट नहीं आता। एडवांस टैक्स भी क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस की तरह ही है। ठीक, तो इसलिए याद रख लेना कि लिक्विड एसेट में वो पार्ट नहीं आते हैं। या तो आप करंट एसेट्स में से वो चीज़ें हटा दो, तो कभी कभी आपसे इन्वेंट्री निकालने के लिए बोल देता है, तो उस केस में आप क्या करते हो, करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट्स, तो आपका जो डिफरेंस का पार्ट है वो क्या आ जाता है, इन्वेंट्री का पार्ट आ जाता है। जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी और इन्वेंट्री निकालने के लिए बोले, तो आपको क्या निकालना है, करंट एसेट निकालनी है और लिक्विड एसेट निकालनी है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, ये बोल रहा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो, ये भी याद रख लेना। अब ये भी याद रखना एक और चीज़, कि करंट रेशो का जो आइडल रेशो होता है वो क्या होता है, 2:1। लिक्विड का जो आइडल रेशो क्या होता है, वो होता है 1:1। आपको मैंने बताया था, इसका मतलब क्या है कि 1 रुपीज़ की लाइबिलिटी के लिए जो करंट एसेट है वो 2 रुपीज़ है, तो एक आइडियल पोजीशन है, एक अच्छी पोजीशन है। जबकि आप लिक्विड या क्विक रेशो की बात करोगे तो उसमें क्या बोल रहा है कि 1 रुपये की, यानी 1 रुपये की लाइबिलिटी पे करने के लिए 1 रुपये की क्विक एसेट पड़ी हुई है, जिसमें हम जनरली बोल रहे हैं इन्वेंट्री हटा दी हमने और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दिए, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस कैश में कन्वर्ट होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप उसको एडवांस में पहले ही दे चुके हो, सीधी सी बात। तो लिक्विड एसेट्स मीन्स दोज एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट प्रॉम्प्टली। Therefore, liquid asset include all current asset excluding stock and prepaid expense. These items cannot be easily converted into cash, so these are excluded. तो क्या पता टाइम लग सकता है, क्या पता स्टॉक जो बिका उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि ये ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, फॉलोइंग एसेट्स आर इंक्लूडेड इन लिक्विड एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, वही वाला पार्ट जो आपको बता रखा था ऊपर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आइडल रेशो क्या है, 1:1। इंपॉर्टेंस देख लेंगे बाद में, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 कवर कर रहे हैं, जिससे आपको मैं क्या यहीं पे ही इंपॉर्टेंस का पार्ट बता दूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्स लिमिटेड फाइंड आउट लिक्विडिटी रेशोज। अब देखो बोला लिक्विडिटी रेशोज, तो आप 4 रेशो निकाल सकते हो, लेकिन अभी मैंने आपको 2 ही बताया, तो आप पर्टिकुलर क्या करना, 2 ही देख लेना। और बाकी जो 2 रेशो है ना, अगर आप इससे लिंक करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो चौथा रेशो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसमें एक्सपेंडिचर की बात करता है, तो स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर दिए होने चाहिए ऑपरेटिंग के, तब जाके आप चौथा रेशो निकाल पाओगे। लेकिन अगर थर्ड रेशो की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी, तो अगर आपको रेशो का मतलब पता है उससे रिलेटेड, या रेशो का फॉर्मूला पता है, तो आराम से आप कर सकते हो। यहाँ बोल रहा है लॉन्ग टर्म डेट, आपको बताया कि लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा ही नहीं। शॉर्ट टर्म डेट बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आएगा, करंट लाइबिलिटी में। ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, बैंक ओवरड्राफ्ट का पार्ट आपको दे रखा है, तो क्या था आपका करंट लायबिलिटी, यही बोला मैंने, ठीक है। ये क्या बोला मैंने आपको, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है, तो ये मत लेना, ये इग्नोर मारना भी, क्योंकि अभी हमने 2 ही रेशो सीखे हैं। एक तो हमने सीखा कौन सा, करंट रेशो, और एक सीखा है लिक्विड रेशो, तो ये करंट लायबिलिटी वाले पार्ट में आ रहा है। फिर इसके बाद आपको दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब अभी मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म प्रोविजन से रिलेटेड है, तो किस में जाएगा, करंट लायबिलिटी में। ये भी किस में जाएगा, करंट लायबिलिटी में। एडवांस इनकम टैक्स, करंट असेट में, ठीक। ट्रेड पेबल्स, तो क्रेडिटर और बीपी का पार्ट करंट लायबिलिटी में। रेंट पेबल, करंट लायबिलिटी। डिविडेंड पेबल, करंट लायबिलिटी। इस तरीके से आपको सोचना है। गुडविल, फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स एसेट, ये टेंजिबल फिक्स एसेट दे रखी है, तो ये दोनों नहीं आएंगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब कुछ नहीं दे रखा और आपको सिर्फ ऐसे बोल रखा है, मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट, या देखिए दे रखा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो किससे रिलेटेड है, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है।
फिक्स एसेट के बाद आता है आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना जो ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो नॉन करंट है, मतलब लॉन्ग टर्म की एसेट है, शॉर्ट टर्म की नहीं है। मार्केटेबल सिक्योरिटी जब भी बोले तो इसका मतलब क्या है, बेचने लायक प्रतिभूतियाँ, हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ। मार्केटेबल मतलब क्या होता है, विपणन योग्य। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, बेचने लायक सिक्योरिटीज़। तो जैसे अगर आपने 2 महीने के लिए शेयर में इन्वेस्ट किया, 3 महीने के लिए किया, तो जनरली हम बोल सकते हैं कि 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो इसलिए करंट असेट है। इन्वेंट्रीज करंट असेट है। डेटर्स का पार्ट है तो ये 4 लाख में से 40 लेस कर देना, तो आपका ये वाला पार्ट आएगा 360 का करंट असेट में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट असेट में जाएगा। अब आपने जो देखा, अगर आपने करंट असेट निकाल दी तो आपका करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट आ जाएगा और करंट रेशो निकल के आ जाएगा। अब अगर आपने लिक्विडिटी रेशो में लिक्विड रेशो का पार्ट देखा, यानी क्विक रेशो का, तो उसमें आप क्विक असेट देखोगे। अब क्विक असेट में आप क्या लोगे, तो आपको पता है कि जो आपने करंट असेट निकाली है उसमें से इन्वेंट्री हटा देना। अब क्या करना, फिर इन्वेंट्री हटा देना। और देखिए प्रीपेड कुछ दिख रहा है क्या, मेरे को तो नहीं दिख रहा। अगर आपको दिख रहा होगा तो प्रीपेड देख लेना, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स देख लेना और एडवांस टैक्स का पार्ट देख लेना। एडवांस पेमेंट और एडवांस टैक्स का पार्ट देख लेना। तो देखिए एडवांस टैक्स का पार्ट दे रखा है 60,000 का, और एक और मैंने बताया था प्रीपेड एक्सपेंस कहीं है क्या, नहीं। तो आपको ये 2 चीज़ें इन्वेंट्री और एडवांस टैक्स लेस करने पड़ेंगे। तो देखिए नीचे इसमें दे रखा है, ये बोल रहा है लिक्विडिटी रेशोज आर, ये लिक्विड नहीं है, लिक्विडिटी रेशोज ऐसे बोल देंगे, एक ही बात है वैसे तो। करंट रेशो में करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये नीचे दे रखा है 80, 780, 4 लाख। अब देखिए 4 लाख माइनस 40 क्या था, ये जो डेटर्स थे इसमें प्रोविजन लेस कर दिया, ठीक है। ये 160 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एडवांस टैक्स 60,000 दे रखा है। करंट लायबिलिटीज़ देख लीजिए, वही की वही है जो बताया था, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, रेंट पेबल, डिविडेंड पेबल, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए क्यों है, 1 साल के अंदर जनरली ये पे हो जाएंगे या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो जाएंगे। तो आपका वो रेशो आ गया, आंसर आ गया। वैसे लिक्विड रेशो की बात कर रहा है, मतलब क्विक रेशो की, तो फॉर्मूला क्या है, क्विक असेट या लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब देखिए करंट असेट में इन्वेंट्री गया और एडवांस इनकम टैक्स गया। अगर प्रीपेड एक्सपेंस होता है और एडवांस पेमेंट होता है सप्लायर्स को, तो वो पार्ट भी आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग के लिए उसके लिए कोई कैपिटल एडवांसेस का पार्ट पे किया है तो वो नहीं आएगा, वो आपका नॉन करंट में चले आएगा, ठीक है। वो नॉन करंट असेट वाले पार्ट में जाएगा, करंट असेट में नहीं जाएगा। एडवांस पेमेंट टू सप्लायर का पार्ट आता है, तो आप क्या बोल सकते हो कि करंट असेट में से आपको हटा देना है, ताकि आपकी लिक्विड या क्विक असेट निकल के आ जाए। तो आप देख सकते हैं 6 लाख आया, और यहाँ पे ये कैलकुलेट कर दिया तो ये 14,40,000 था। उसमें से जैसे ही लेस करा इन्वेंट्री का और एडवांस टैक्स का पार्ट, तो ये 6 लाख आया। 6 लाख अपन 480 गया तो 1.25 आया। देखिए रेशो में गड़बड़ हो सकती है, कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके नहीं देखा। या नीचे वर्किंग नोट में बता दिया था कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन करंट है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, डिडक्ट होगा डेटर में से। अब सेकंड इलस्ट्रेशन देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कैलकुलेट करंट रेशो एंड क्विक रेशो इन द फॉलोइंग कंडीशन। करंट एसेट 2 लाख दे रखी है, स्टॉक 1 लाख दे रखा है, वर्किंग कैपिटल 120 दे रखी है। अब खुद सोचिए आपको क्या बोला, करंट रेशो और क्विक रेशो निकालने के लिए बोला है। अगर मैं वर्किंग कैपिटल का मतलब बोलता हूँ तो क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो अगर वर्किंग कैपिटल यहाँ पे लिख देता हूँ 120, करंट एसेट यहाँ लिख देता हूँ 2 लाख, करंट लायबिलिटी पता नहीं है, तो जैसे ही इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, 120 लेस हो जाएगी, किस में से, 2 लाख में से। तो क्या निकल के आ जाएगी, करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो बस आपको पुट करना है वैल्यू को, तो 2 में से 120 गए, कितने बचे 80, कितने बचे 80। अब आप बोलोगे सर स्टॉक दे रखा है, तो भैया यहाँ अदर करंट एसेट थोड़ी दे रखी है। अगर अदर करंट एसेट होती है तो 2 लाख प्लस 1 लाख क्या होती, करंट एसेट होती। लेकिन जब आपको करंट एसेट्स दे रखी है तो इसका मतलब स्टॉक पहले से इंक्लूड होगा, याद रखना। तो 2 लाख में आपको 1 लाख को जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर अदर करंट एसेट होता तो आप टोटल करंट एसेट के लिए क्या करते हैं, 2 लाख प्लस 1 लाख। लेकिन अभी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सिंपल करंट एसेट दे रखी है, तो इसका मतलब स्टॉक इसमें ऐड है। समझ गए। तो आपको यही दे रखा है, देखिए करंट लायबिलिटी मैंने बोला करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, वही फॉर्मूले के थ्रू आती है। वर्किंग कैपिटल जो दे रखी थी ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो जैसे ही आप क्या करोगे, करंट लायबिलिटी को इधर पुट करोगे और वर्किंग कैपिटल को इधर पुट करोगे, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो कैसे भी देखिए आपको तो आता है, सिंपल बेसिक है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि देखिए हर कोई स्टूडेंट सेम नहीं होता, सबकी कैपेबिलिटी सेम नहीं होती, किसी को धीरे धीरे समझ में आता है, तो सबके हिसाब से बताना पड़ता है। अब यहाँ पे लिक्विड रेशो का पार्ट दे रखा है, तो लिक्विड रेशो में क्या है, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट। तो आप खुद सोचिए, अगर 2 लाख की आपकी करंट असेट है और उसमें से स्टॉक का पार्ट हटा दोगे, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री का पार्ट आपको दे रखा है कितना, 1 लाख। तो अगर 2 लाख की करंट असेट में से स्टॉक का पार्ट हटा दो तो 1 लाख बचा, और आपने जो करंट लायबिलिटी निकाली थी वो कितनी निकाली थी,
80,000 निकाली थी, 1 लाख अपॉन 80 कर दो तो 1.25 निकल के आ जाएगा। तो आपको पता है कि आपका ये भी सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया। अब जल्दी से बी वाला पार्ट देखिए। लिक्विड एसेट दे रखी है 1 लाख, स्टॉक दे रखा है 15, प्रीपेड 5, वर्किंग कैपिटल 64। देखिए रटना नहीं है, समझना है। अगर आपका लिक्विड एसेट दे रखा है तो आपको डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी चाहिए तो क्विक रेशो निकल के आ जाएगा। करंट रेशो क्या है? करंट एसेट। तो इससे अच्छा क्या कीजिए, आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल डी भी होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको फाइंड करने की ये कोशिश करनी होती है कि जो रेशो दे रखे हैं उससे रिलेटेड क्या दे रखा है। तो अगर आप बोलोगे सर ये दे रखा है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो हमें करंट एसेट भी नहीं पता करंट लायबिलिटी, लेकिन मैं तो क्या बोलूँगा करंट एसेट पता की जा सकती है ना। तो ये 64 दे रखा है आपका यहाँ पे, और करंट एसेट का मतलब क्या हो गया 1 लाख प्लस 15 प्लस 5। क्यों? क्योंकि लिक्विड में जैसे ही आप क्या करोगे, स्टॉक और प्रीपेड जो आप लेस कर देते थे तब जाके लिक्विड आती थी, तो लिक्विड में अगर आप ये दोनों जोड़ दोगे तो क्या आएगा, करंट आएगा। तो ये 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। और अगर करंट लायबिलिटी को इधर पुट करोगे और वर्किंग कैपिटल को यहाँ पे कर दोगे तो उस केस में 120 में से 64 लेस कर देंगे तो कितना होता है 56,000, यही होता है समथिंग। तो आप नीचे देख लेना, गिरा देखिए 56। तो ये आपका करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट आ गया। अब आप देखिए कि आपका इसका आंसर निकाल के दे रखा होगा कि ये 120 की करंट एसेट है जो बोला, और लिक्विड एसेट तो आपको दे रखी थी क्योंकि 1 लाख में प्लस 15 प्लस 5 किए थे तब जाके 120 आया, और 56 आपका निकाल के दे दिया, 120 में 64 गए। तो इस तरीके से बेसिक कभी कभी आ जाते हैं, फिर तभी कैलकुलेट करके मैंने दिए हैं ताकि आप देख सको, आपकी एक तरीके से हेल्प हो सके। करंट लायबिलिटी 1 लाख, क्रेडिटर देखिए 10,000, सेम ऊपर की तरह। आपको पता है कि अगर करंट लायबिलिटीज़ 1 लाख दे रखी है और क्रेडिटर 10,000 दे रखे हैं, तो अगर अदर करंट लायबिलिटी होती तो क्रेडिटर जोड़ देते और टोटल करंट लायबिलिटी हो जाती, लेकिन यही टोटल करंट लायबिलिटी है। तो आपको क्या करना है, ये क्रेडिटर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यही टोटल करंट लायबिलिटी है, याद रखना। ये स्टॉक दे रखा है, ये वर्किंग कैपिटल दे रखा है। अब इस बार लायबिलिटी दे रखी है तो आपको क्या करना है, लायबिलिटी को पुट करना है और करंट एसेट को निकालना है। तो वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी हो जाएगी और करंट एसेट। मैं तो एक ही फॉर्मूला याद रखता हूँ और उसके हिसाब से क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो आपको अलग अलग फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सी वाले पार्ट में देख लेना जिसमें क्या बोल रखा है, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी करेंगे क्योंकि करंट लायबिलिटी दे रखी है, और क्रेडिटर जोड़े नहीं थे क्योंकि ये टोटल करंट लायबिलिटी ही थी, ठीक है। तो ये 4 लाख आ गया। अब करंट एसेट आपकी 4 लाख आई गई है, स्टॉक आपको दे रखा है, तो जैसे ही वो लेस करोगे, ऊपर देख लेना स्टॉक दे रखा है, तो आपका 3 लाख का पार्ट आएगा। 4 लाख अपॉन 1 लाख करोगे तो 4:1, 3 लाख अपॉन 1 लाख करोगे तो 3:1 आ गया। अब थर्ड वाला इलस्ट्रेशन, इसमें क्या बोल रखा है, अगर करंट रेशो 2:5 टाइम्स है और करंट लायबिलिटी कितनी है 80, फाइंड आउट करंट एसेट। अगर करंट रेशो 2:5 टाइम्स और करंट लायबिलिटी 80 है तो करंट एसेट फाइंड करो। तो अगर आपका करंट रेशो 2:5 है तो कई जने क्या करते हैं 2/7, तो ये गलत हो जाता है। क्या करते हैं 2/7, जब 2:5 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये 40% है। ऐसे मान के चलो कि 100% अगर करंट लायबिलिटी है तो करंट एसेट कितनी है 40% है, कि अगर 5 करंट लायबिलिटी है तो 2 क्या है, करंट एसेट है, यानी 2/5 है। तो जब भी ऐसे प्रोपोर्शन में आपको दे रखा हो तो ये 2/5 ही रहेगा, ठीक है। और करंट लायबिलिटी कितनी है 80, करंट एसेट निकालनी है तो आप क्या करोगे, करंट एसेट इज इक्वल टू 80 इंटू 2/5, तो 160/5 करोगे तो देखिए आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, चलो कोई नहीं, यहाँ पे ये 0.5 था, कोई बात नहीं, वैसे भी निकल के आ गया जो मैंने बताया। लेकिन देखिए मैंने क्या है, आंसर नहीं देखा था, तो ये 2.5 है, ये क्या है 2.5 है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये 2.5 दे रखा है, ये 2.5 टाइम्स दे रखा है, मेरे को लगा 2:5 है, तो ये 2.5 दे रखा है, ये रेशो दे रखा था ना, इसकी वजह से मिस्टेक हो गई। तो 2.5 है और करंट लायबिलिटी कितनी है 80, तो 80 इंटू 2.5 कर देना, तो मिस्टेक के कारण हो गया। लेकिन अगर आपका 2:5 है तो एक आपको पार्ट भी पता चल गया कि जब भी ऐसे दे रखा होता है आपको 2/5 करना है, ना कि 2/7 करना है, समझ गए। तो ये पार्ट भी हो सकता है। तो देखिए इसने 80,000 इंटू 2.5 करा तो क्या आ गया, 2 लाख निकल के आ गया। तो इसको सही कर लेंगे जब आपको प्रिंट दूंगा तो। कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज इफ करंट असेट्स आर ₹5 लाख एंड करंट रेशो इज 2 टाइम्स। अब देखिए वही आपको पता है कि करंट असेट 5 लाख पुट कर दो और करंट रेशो 2 टाइम्स कर दो, तो करंट लायबिलिटी क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी और ये नीचे चले आएगा। तो 5 लाख अपॉन 2 करोगे तो 2,50,000 निकल के आ जाएगा, ये भी खत्म। अब फोर्थ देखिए, मैं जानबूझ के आपको छोटे छोटे कैलकुलेट करा रहा हूँ क्योंकि यही जनरली आ जाते हैं इसलिए। अब आपको बोल रहा है करंट लायबिलिटीज ऑफ कंपनी आर 4 लाख, इट्स करंट रेशो इज 2.5:1, लिक्विड रेशो कितना है 1.5:1,
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट, लिक्विड एसेट एंड इन्वेंट्री। बोल दिया। देखिए अब ये भी बेसिक है, ये कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इसके बाद वाला थोड़ा सा मैंने टिपिकल लिया है, मतलब ए और बी पॉइंट के बाद वाला, ए और बी पॉइंट के बाद वाला एक और लिया है, तो वो टिपिकल इतना भी नहीं है, लेकिन आपने कैलकुलेट किए हुए। तो देखिए आपका एक करंट लायबिलिटी कितना दे रखा है आपको, 4 लाख दे रखा है, और करंट रेशो कितना है 2.5:1, मतलब 2.5/1। जैसे मैंने आपको बताया ना 2:5 दे रखा था, अगर ये दे रखा होता तो 2/5 होता, वैसे ही है। तो देखिए आप जैसे इनटू करोगे तो करंट एसेट निकल के आ जाएगी। अब आपकी करंट एसेट निकल के आ गई, लिक्विड रेशो निकाल लीजिए। लिक्विड रेशो क्या है, लिक्विड रेशो इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इससे क्या निकल के आ जाएगी, लिक्विड एसेट निकल के आ जाएगी। सेम वही जैसे करंट एसेट निकाली, तो लिक्विड एसेट कितनी निकली, 6 लाख। अब आपको पता है कि करंट और लिक्विड एसेट का डिफरेंस क्या आएगा आपका, 4 लाख। खत्म। करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट का डिफरेंस क्या आएगा, इन्वेंट्री का। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड में इन्वेंट्री, प्रीपेड, एडवांस टैक्स और एडवांस पेमेंट का पार्ट नहीं आता, जबकि करंट में वो आता है। अब आपको इन्वेंट्रीज बोलिए तो आप मान के चलना कि और कुछ नहीं है, सिर्फ इन्वेंट्रीज का पार्ट ही जो लिक्विड के साथ साथ जुड़ा हुआ रहता है, तब जाके वो करंट बनता है। इसलिए करंट में सिर्फ इन्वेंट्री का पार्ट ही जुड़ा हुआ है। तो अगर इन्वेंट्री हटाओगे तब जाके लिक्विड आएगी। तो आपको करंट और लिक्विड पता है, तो इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी। तो 10 में से 6 लग गए। अब देखिए आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो, अगर आपको खूब सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखो, मान के चलो कि अगर आपको करंट लायबिलिटीज़ नहीं दी हुई होती, मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों दिए होते, देख लेना ढंग से, और आपको इन्वेंट्री दी होती कितनी, 4 लाख, तो कैसे निकालते आप खुद सोचिए। कि हम क्या बोल रहे हैं कि करंट रेशो क्या है, ये करंट एसेट्स कितना है, 2.5 है। किसका, करंट लायबिलिटी का। कि माना करंट लायबिलिटी x है, तो ये क्या होगा, 2.5x होगा। लिक्विड रेशो मतलब क्या है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो माना करंट लायबिलिटी x है, तो लिक्विड एसेट कितनी होगी, 1.5x होगी। तो इसका जो डिफरेंस का पार्ट है, 2.5 में से 1.5 गए, तो 1 क्या है, इन्वेंट्री। क्या है, इन्वेंट्री। तो आपको पता है कि 1 इन्वेंट्री है, और आपकी करंट लायबिलिटी कितनी है, 4 लाख है। करंट लायबिलिटी कितनी है, 4 लाख है। तो जैसे ही आप देखोगे नीचे इन्वेंट्री का पार्ट कितना था आपका, अगर आपका इन्वेंट्री एग्ज़ाम में दिया होता और आपसे बोलता कि करंट लायबिलिटी निकालो, तो आप क्या बोलोगे, 4 लाख अपॉन 1, क्योंकि इन्वेंट्री का प्रोपोर्शन 1 है, तो इंटू 1 का पार्ट कितना रहेगा। या 4 लाख अपॉन 1 करोगे तो सीधा आपका 4 लाख निकल के आएगा, जो कि करंट लायबिलिटी से रिलेटेड निकल के आएगा। क्योंकि आपने जो लिंक देखा था वो किससे लिंक था, करंट रेशो डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो किससे लिंक था, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। एक्स मान के भी कर सकते हो, निकल के आ जाएगा। शायद मैंने कवर किया है नीचे, इसी टाइप का आपको आ जाएगा। ये बोल रहा है एक और, इफ द करंट रेशो इज 2.5, लिक्विड रेशो इज 1.6 एंड वर्किंग कैपिटल ₹90,000, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी एंड स्टॉक। अब देखिए यहाँ पे ये पार्ट आ गया जहाँ पे, यानी ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट आ गया, इतना ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, लेकिन आपने कभी ना कभी किया होगा। अब जब भी ये पार्ट आता है जहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल बोल देता है, करंट रेशो बोल देता है, लिक्विड रेशो बोल देता है, तो देखिए अभी तक या तो आपको करंट एसेट दी हुई थी, या आपको करंट लायबिलिटी दी हुई थी, या आपको लिक्विड एसेट दी हुई थी, उसके साथ इन्वेंट्री, प्रीपेड ये दे दिया, जिससे आपकी करंट एसेट आ जाती थी। करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल मिलके करंट लायबिलिटी आ जाती थी, या वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी मिलके करंट एसेट्स आ जाती थी। ठीक है, ये आपको पता चल जाता था। लेकिन मान के चलिए कि यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दी नहीं हुई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी को x मानना पड़ेगा। अब इसको x क्यों मानते हो, क्योंकि जनरली ये नीचे होता है। जैसे आप करंट रेशो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो करंट एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2.5x, मतलब वो करंट लायबिलिटी की 2.5 गुना है। इसका मतलब तो यही है करंट रेशो का मतलब, कि अगर करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट कितनी है, 2.5, कि अगर करंट लायबिलिटी 1 रुपीज़ है तो वो 2.5 गुना है, यानी 2.5 रुपीज़ है करंट एसेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट लायबिलिटी x, करंट रेशो 2.5, तो करंट एसेट क्या होगी, 2.5x हो जाएगी। अब देखिए मैं बिना देखे आपको बता रहा हूँ कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करोगे, क्योंकि देखिए रटने की ज़रूरत नहीं होती, ये सिंपल बेसिक है, इसमें आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं होती। करंट एसेट्स आपका कितना निकल के आया, 2.5x, और करंट लायबिलिटी को आपने क्या माना था, x। 2.5x में से 1x गया, क्योंकि इसको 1x बोलते हैं, तो क्या है, 1.5x है। ठीक है, और ये 90,000 यहाँ पे दे रखा है। अब आपको क्या करना है, 90,000 डिवाइड बाय 1.5, तो आपकी करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। जैसे ही करंट लायबिलिटी निकल के आ गई, तो जैसे उसको आप इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो करंट एसेट भी आ जाएगी। तो करंट एसेट भी आ गई और करंट लायबिलिटी भी आ गई। स्टॉक कैसे आएगा, लिक्विड रेशो के थ्रू लिक्विड एसेट आ जाएगा, करंट एसेट और लिक्विड एसेट का डिफरेंस क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, सीधी सी बात। तो आप देखिए करंट एसेट क्या दे रखी है आपको, 2.5x, वर्किंग कैपिटल आपको दी हुई है, करंट एसेट आपने क्या बोला 2.5x, और करंट लायबिलिटी क्या मानी थी, x।
तो 1.5x आया, 90/1.5 करोगे तो 60,000 आएगा, ये आपकी करंट लायबिलिटी होगी। अब करंट एसेट क्या होगी, 2.5x, 2.5 इंटू 60। आप बोलोगे सर वर्किंग कैपिटल भी से तो निकाल सकते हैं, हाँ निकाल लो। आपने जैसे करंट एसेट 60 निकाली तो 90 यहाँ पे पुट है, 60 यहाँ पे पुट है, करंट लायबिलिटी को यहाँ कर दो, वर्किंग कैपिटल को यहाँ कर दो। तो आप जैसे ही क्या करोगे, आपको पता है कि करंट एसेट कितनी थी आपकी, 60,000 का पार्ट था, और वर्किंग कैपिटल कितना था आपका, एक मिनट, सॉरी वो क्या है आपका, यहाँ पे करंट लायबिलिटी दे रखी थी, तो करंट लायबिलिटी आपकी 60,000 दे रखी थी। तो जैसे इसको यहाँ पुट कर दोगे वर्किंग कैपिटल के साथ, तो 90 + 60 कितना हो जाएगा, 150 आपकी करंट एसेट निकल के आ जाएगी। तो आप वर्किंग कैपिटल यानी इस वाले फॉर्मूले में भी पुट करके देख लेना करंट लायबिलिटी को, करंट एसेट निकल के आ जाएगी, इंटू 2.5 करने की जरूरत नहीं है। तो 150 आ गया। अब लिक्विड रेशो के थ्रू लिक्विड एसेट निकल गई। लिक्विड एसेट कितनी निकली, क्योंकि आपको लिक्विड रेशो दे रखा है, और करंट लायबिलिटी आप निकाल ही चुके हो। करंट लायबिलिटी आपकी कितनी निकली थी, 60,000 निकली थी। देखिए आ गया। तो लिक्विड एसेट आ गई 96। अब जैसे आप करंट एसेट में से लिक्विड एसेट लेस कर दोगे, करंट एसेट उसमें से लिक्विड एसेट, तो स्टॉक या इन्वेंट्री का पार्ट आपका आ जाएगा 54,000। इस तरीके से आ गया। तो ये सिंपल पार्ट होते हैं बेसिक, और आप वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। जब भी आपको दो रेशो दे रखे होते हैं 2.5 और 1.6, तो उसका चाहे आप डिफरेंस निकाल के देख लेना, चाहे एक बार करके देख लो। 2.5 में से 1.6 गए तो बाकी जो बचेगा वो किससे रिलेटेड बचेगा, स्टॉक से रिलेटेड बचेगा, जो कि डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी है, क्योंकि करंट रेशो में डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होती है, और लिक्विड रेशो में क्या होती है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होती है। तो जो इन्वेंट्री का पार्ट आ रहा है प्रपोर्शन में 0.9, मेरे हिसाब से यही आ रहा है। तो जो 0.9 आ रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है, 0.5, 0.9, हाँ तो 0.9 आ रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है कि करंट लायबिलिटी का वो 0.9 है। तो अगर आप देखोगे कि 0.9 जो है उससे रिलेटेड इन्वेंट्री का पार्ट आपका कितना आया, वेरीफाई करने के लिए 54,000, तो 54,000 अपॉन 0.9 है, तो इंटू 1, मतलब करंट लायबिलिटी कितना होगा करके देख लेना। तो आपको पता है कि ये पर्टिकुलर हट जाएगा, ठीक है, ये 0 आ जाएगा, 54, तो ये 6,000, हाँ 6,000 इंटू 10, ये आ गया 60,000। कैलकुलेट कर रहा था माइंड में, तो ये 60,000 आपका निकल के आ गया। तो करंट लायबिलिटीज हो गया। क्योंकि कभी कभी क्या होती है, गलती हो जाती है, फिर आप बोलोगे सर आपने इस वीडियो में गलती कर दी, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे वापस से क्रिएट करनी पड़ेगी, और 1 घंटे की मेहनत में ख़राब नहीं करना चाहता। इलस्ट्रेशन 5, X Limited has a current ratio of 3.5:1 and quick ratio of 2:1. If axis of current assets over quick assets represented by inventory is 24, calculate current assets and current liability. आ गया ये। अब देखिए बोला if axis of current assets over quick assets represented by inventory is 24. जनरली ये बोलता है करंट एसेट ज़्यादा क्विक एसेट कम, तो बाकी डिफरेंस क्या आ गया, इन्वेंट्री का। तो यहाँ पे देखिए यही बोल रखा है कि करंट रेशो 3.5:1 है, क्विक रेशो 2:1। अब देखिए करंट लायबिलिटी को इसने x मान लिया, तो इस केस में क्या निकल के आता है, अगर करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी बोलते हो, तो अगर इसको x मानोगे नीचे, और करंट एसेट क्या बोलोगे कितनी है पता ही नहीं है, तो इसको x माना, करंट रेशो कितना है 3.5, तो करंट एसेट क्या होगी 3.5x। उसी तरीके से क्विक रेशो, तो यहाँ पे क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी आएगा, तो क्विक एसेट्स क्या आएगी 2x। 3.5 में से 2x लेस करोगे, देखिए करंट एसेट में तो क्विक एसेट गई, तो क्या आएगा इन्वेंट्री 24,000, 24,000 इक्वल टू 1.5x। तो जैसा मैंने बताया वो पर्टिकुलर x मान के करोगे तो प्रॉपर समझ में आएगा। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों निकलता है इस तरीके से। तो 24 अपॉन 1.5, जैसे देखिए मेरे पिछले वाले में क्या डिफरेंस था, 54 अपॉन डिफरेंस क्या था 0.9 का, और मैंने क्या बोला करंट लायबिलिटी कितनी है 1, तो 60,000 आपका निकल के आ गया। वैसे यहाँ पे देखिए कि डिफरेंस कितना है इन दोनों का 1.5, और x मानोगे या 1 मान के करो तो निकल के आ जाएगा। तो करंट लायबिलिटी कितनी निकली 16,000 निकल के आ गई। अब करंट लायबिलिटी निकल के आ गई, आपको क्या निकालनी थी इसमें, करंट एसेट भी निकालनी थी। अब करंट रेशो पुट कर दो, तो करंट एसेट अपॉन लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर क्विक रेशो के हिसाब से पुट करोगे तो क्विक एसेट्स आ जाएगी। क्विक एसेट में जैसे ही इन्वेंट्री का पार्ट जोड़ोगे, क्विक एसेट में जैसे इन्वेंट्री का, तो भी करंट एसेट आ जाएगी। कैसे भी कीजिए आपका निकल के आ जाएगा। वेरिफिकेशन देखो कैसे कर रहा है, अगर ये बोल रहा है कि करंट रेशो का आपने जो प्रोपोर्शन देखा, तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का प्रोपोर्शन सेम ही आ रहा है, तो आपका आंसर सही होगा। क्विक रेशो का देख लीजिए, आपका जो क्विक रेशो का प्रोपोर्शन था वो 2:1 था, तो क्विक एसेट देख लीजिए और करंट लायबिलिटी देख लीजिए, तो वेरिफिकेशन हो जाएगा एक तरीके से। आपको भी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि यार मैंने एग्जाम में सही किया। अब देखिए आपको मैं एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो रे बता रहा हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर के कंपैरिजन बता रहा हूँ, फिर आपको ये एब्सोल्यूट पे भी लेके आ रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट ही लगेंगे।
ये इलस्ट्रेशन 6 आपको करना है, जिसमें क्या बोल रहा है कि करंट रेशो 2:1 दे रखा है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द करंट रेशो। करंट रेशो इम्प्रूव होगा, यानी ये जो एग्जिस्टिंग रेशो दे रखा है इससे सही रहेगा, क्योंकि देखिए आइडल रेशो है, इससे ऊपर जाएगा, रिड्यूस होगा या चेंज नहीं होगा, मतलब 2:1 ही रहेगा। किन केसेस में? अलग अलग केसेस में। तो सबसे पहले देखिए हिंट दे देता हूँ, आप करंट असेट मान के चल लेना 2 लाख, सिंपल यही रहेगा, और करंट लायबिलिटी मान के चल लेना 1 लाख। या अगर आप करंट असेट क्या मान के चलते हो 1 लाख, तो करंट लायबिलिटी क्या कर लेना 50, क्योंकि आपको पता है कि 2:1 लेना है। तो अगर इसको 2 लाख करा और इसको 1 लाख करा तो 2/1 ये रेशो है। अब उसके बाद देखिए कोई भी पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, तो कोई भी अमाउंट ले लेना माइंड में कि 20,000 पे करा तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब मैंने आपको हिंट दे दिया, उसके हिसाब से आप मुझे बताना कि क्या रेशो पर्टिकुलर आएगा। कॉपी में लिखना, उसमें नोट कर देना कि सर मैंने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ये एज्यूम करी है, इसके हिसाब से क्या आएगा, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आपने बोला कि सर आपने ये नहीं बताया कि जनरली इसका मतलब क्या होता है कि करंट रेशो। तो देखिए आपको पता है कि जब भी आपका आंसर, जैसे मैंने पहला इलस्ट्रेशन बताया, ये 3:1 आ रहा है, करंट रेशो क्या आ रहा है। तो आप खुद सोचिए कि जब भी हम करंट असेट का पार्ट देख रहे थे तो दिमाग लगाइए कि आपने जब ये वाला पर्टिकुलर निकाला था तो इसमें स्टॉक का पार्ट देखिए कितना 780 का पार्ट है, एडवांस टैक्स का पार्ट कितना आपका 60 का है। तो इन्वेंट्री के कारण ही आपका करंट असेट का पार्ट ज़्यादा दिख रहा है, और आप सोच रहे हो कि सर आइडल पोजीशन तो 2:1 होती है, उससे ज़्यादा आ रही है तो बेटर पोजीशन होगी। पर मैं क्या बोलूँगा, नहीं, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक बहुत सारा फालतू का पड़ा है। तो इसका मतलब अनसोल्ड स्टॉक बचा है। अनसोल्ड स्टॉक है तो क्या पता वो ऑब्सोलीट हो जाए, आउट ऑफ फैशन हो जाए, तो आपको बाद में कम पे बेचना पड़ जाए, तो आपका वैसे ही लॉस हो सकता है। ये पार्ट आ गया। तो जब भी आपको क्या है, करंट एसेट में इन्वेंट्रीज का पार्ट, एडवांस टैक्स, प्रीपेड, इनका पार्ट ज़्यादा दिखे और आपको रेशो ज़्यादा दिखे, तो इसका मतलब वो आइडियल रेशो नहीं है। तो ये आइडियल रेशो नहीं है। लिक्विड रेशो की बात करोगे तो ये फिर भी सही है, क्योंकि देखिए 1:1 होता है, तो ये 1.25:1 है, मतलब लिक्विड एसेट 6 लाख है और करंट लायबिलिटी, मतलब एक की लायबिलिटी के लिए आपके पास जो लिक्विड क्विक एसेट है वो 1.25 है। ठीक, ये भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप अपने कैश के पार्ट का, या जो भी हम लिक्विड एसेट का पार्ट बोल रहे हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी, इनका ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको इनको क्या करना है, ढंग से यूज़ करना है, यूटिलाइज़ कीजिए। तो तभी क्या बोलता है आइडियल रेशियो। तो अगर ये 2:1 होता तब भी मैं क्या बोलता कि आपने अपनी लिक्विड एसेट्स का ढंग से यूटिलाइज नहीं करा। तो इसलिए हम बोलते हैं आइडियल रेशियो इससे ऊपर चलता है, थोड़ा कम चल जाता है, जैसे 1.75 बोलता तब भी क्या बोलता साउंड पोजीशन चल रही है, या बोल सकते थे कि सही चल रही है, इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं चल रही, लेकिन 1.5 बोलते कि अपनी अजम्पशन है, प्रोफेशनल जजमेंट है, तो आपका कभी भी वैल्यू बेस वाला नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको जजमेंट देनी है तो उसके हिसाब से आप दे सकते हो। तो जब आप ये पढ़ते हो इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि करंट रेशो रिफ्लेक्ट दैट फॉर, यही तो रह गया था अपना, फॉर एवरी ₹1 वर्थ ऑफ करंट लायबिलिटी हाउ मच करंट असेट्स आर देयर, एज हाई द करंट रेशो विल बी, द सिक्योरिटी ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिटर विल ऑल्सो बी अकॉर्डिंगली हाई। जनरली एक करंट रेशो ऑफ 2:1 इज कंसिडर्ड आइडल। तो यहाँ पे ये बोल रखा है कि क्या रिफ्लेक्ट करता है कि ₹1 के लिए एवरी ₹1 वर्थ ऑफ करंट लायबिलिटी, एक ही करंट लायबिलिटी के लिए करंट एसेट कितनी पड़ी है, यानी आपकी शॉर्ट टर्म पेमेंट की एबिलिटी क्या है। ये बोल रहा है जितना करंट रेशो हाई होगा उतनी ही सिक्योरिटी ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिटर विल ऑल्सो भी अकॉर्डिंगली हाई, इसलिए आइडल रेशो क्या होना चाहिए 2:1। ये बोल रहा है इफ द करंट रेशो इज हायर देन 2:1 इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इन सच ए केस इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द फर्म ट्रीटेड एज अनप्रोडक्टिव यूज ऑफ मनी। आ गया पुअर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स ज़्यादा है, डेटर्स क्या है ज़्यादा है, या डेटर्स से आप पर्टिकुलर टाइमली कलेक्ट नहीं कर पा रहे, आपने 2 महीने की उधार दी, 4 महीने हो गए, अभी भी डेटर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे, क्या पता बाद में ईयर एंड पे बैड डेट्स भी हो सकते हैं। पुअर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड फंड्स आर आइडल इन बैंक्स, आपका क्या पता, देखो कैश का पार्ट भी ज़्यादा दिखा रहा है, तो मैंने क्या बताया लिक्विड का पार्ट भी कभी कभी गलत हो सकता है, तो वैसे करंट में बैंक का पार्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपकी सही नहीं है और बैंक में फालतू का पैसा पड़ा है, यानी आप बैंक में पैसे का यूज ही नहीं कर रहे। बैंक में पास पैसा पड़ा है तो क्या करो, या तो आप उससे रिलेटेड मेटेरियल परचेज करो, पर स्टॉक भी पड़ा हुआ है तो इससे अच्छा आप इन्वेस्ट करो और अपने स्टॉक बेचने की करो। तो अगर बोल रहा है कि करंट रेशो 2:1 से कम है, तो ये बोला इट रिवील्स द क्रंच फॉर वर्किंग कैपिटल इन द फर्म और से द फर्म हैज़ नॉट सफिशिएंट रिसोर्सेज टू मीट आउट करंट ऑब्लिगेशन। इसका मतलब फर्म के पास क्या पता बैंक में पैसा कम है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, क्या पता फर्म के पास इतना स्टॉक नहीं हो या पेमेंट करने की इतनी एबिलिटी नहीं हो, क्योंकि करंट लायबिलिटी का पार्ट ज़्यादा आ रहा है तो फर्म ने बहुत ज़्यादा उधार
ले रखी होगी, ऐसा भी पर्टिकुलर हो सकता है, यानी सप्लायर से ज़्यादा मेटेरियल खरीदा हुआ हो सकता है। अब आपको पता है कि देखिए क्वांटिटेटिव इंडिकेटर है न कि क्वालिटेटिव, क्योंकि आपको पता है कि किसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ करंट असेट्स, मतलब टोटल बेसिस पे। इट इज़ पॉसिबल दैट ए फर्म हैज़ मोर क्वांटम ऑफ करंट असेट्स दैन इट्स करंट लाइबिलिटी बट मेजर ऑफ करंट असेट्स आर आइडल। इन सच ए केस देयर विल नॉट बी सफिशिएंट फंड टू पे करंट लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। क्योंकि खुद सोचिए कि अगर अपने एग्जाम्पल में जो अपन ने देखा उसमें 780 ही 14,40,000 में से समथिंग स्टॉक का पार्ट है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप लाइबिलिटी का इतना पेमेंट कर पाओ, क्योंकि जैसे आपने स्टॉक का पार्ट हटाया और एडवांस का हटाया तो 1.25 ही रह गया। इसका मतलब क्या हुआ, 3 में से 1.25 हटाया तो 1.75 ही वो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस कवर कर रहा था, यानी एडवांस टैक्स कवर कर रहा था। तो कितना ज़्यादा कवर कर रहा था अपने एग्जाम्पल में। Therefore, to measure liquidity position of business enterprise, this ratio cannot be believed alone। इसलिए आप कभी भी इसको अलोन नहीं देखते। तो देखिए लिमिटेशन का पार्ट भी आ गया कि कभी भी आप एक रेशो को नहीं देखते, एक से ज़्यादा रेशो को कवर करते हो, जो कि जनरली आप लिक्विड एसेट्स को भी कवर करते हो तो लिक्विड रेशो को भी देखते हो। इसके अलावा आप डेली के एक्सपेंडिचर पार्ट को भी देखते हो, जिसको हम बोलते हैं बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो। आप एब्सोल्यूट की बात भी करते हो, जिसमें आप कभी कभी किस पे ट्रस्ट नहीं करते हो, डेटर्स पे भी ट्रस्ट नहीं करते हो, तो आप डेटर्स को भी हटा देते हो। उसे हम बोलते हैं थर्ड रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, जिसमें जनरली आपके 3 ही पार्ट आते हैं, कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी और प्लस करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटी और करंट इन्वेस्टमेंट सेम ही होता है, पर हम क्या अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं कि मार्केटेबल सिक्योरिटी वो भी हो सकती है जो 3 महीने में जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रही है, मतलब बहुत फास्ट हो रही है, और करंट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसलिए अलग अलग लिख लेते हैं, लेकिन एक साथ भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंस, लिक्विड रेशो इज कंसिडर्ड सुपीरियर देन करंट रेशो इन एवल्यूटिंग द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म बिकॉज टू कैलकुलेट दिस रेशो ओनली दोज असेट्स आर इंक्लूडेड विच आर लिक्विड। 1:1 is considered as an idle ratio. The ratio more than 1:1 is considered good. But on the other hand, if the ratio is less than 1:1, then it means the firm has to arrange additional fund to repay its current obligation. अब देखिए मैंने अगर आपको बोला 2:1 है तो वो भी मुझे तो सही नहीं लगेगा मेरी ओपिनियन के हिसाब से कि फालतू का बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ ही नहीं करा हुआ, क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ कम है और आपका जो कैश या बैंक का पैसा पड़ा है वो इतना ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा था, सॉरी, बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो आप उसको यूज़ करो इन्वेस्टमेंट के लिए, जनरली ये बोल रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर रेशो 1:1 से कम है, इट मीन्स द फर्म हैज़ टू अरेंज एडिशनल फंड टू रीपे इट्स करंट ऑब्लिगेशन। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उससे या तो लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन लेना पड़ सकता है, पर वो लेगी क्यों, क्योंकि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, तो उसे शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना पड़ेगा, फिर उसकी करंट लायबिलिटीज़ और बढ़ जाएगी। तो इसकी जगह उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा गुड्स बेचने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इन्वेंट्री का पार्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो वो ऐसा तरीका अपनाए जिससे उसका मार्केट में गुड्स बिक सके, टर्नओवर बढ़ सके। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी रेशो उसका धीरे धीरे अच्छा हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं अपनी अप्रोच के हिसाब से। अब देखिए मैंने 2 से कम 1.75 क्या बोला, करंट असेट सही रहता है मेरे हिसाब से, लेकिन क्या पता किसी और की अप्रोच के हिसाब से सही नहीं हो, क्योंकि मैंने कई जगह क्या देखा है, गुड पोजीशन ऐसे लिखा हुआ रहता है, ज़रूरी नहीं कि। लेकिन अगर आप आइडल रेशो 2:1 बोलोगे तो ज़्यादातर केस में आप क्या बोलोगे, 2 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट 2.25, तो आप क्या बोलोगे साउंड। 2.50 भी गुड पोजीशन, लेकिन 3 आ गया तो आप क्या बोलोगे, बहुत बेकार है। तो एक पर्सनल जजमेंट भी थोड़ा सा इसमें आ जाता है, क्योंकि उसमें फिर हमें क्या करना पड़ता है, अंदर स्टॉक का पार्ट, तो हमें एक रेशो पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, दूसरे रेशो को भी देखना पड़ता है। अब आपका एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो दे रखा है, इसका मैंने एग्जांपल क्यों नहीं कवर किया, क्योंकि देखिए अगर इसमें आप देखोगे तो आपको पता है कि जब आप करंट असेट का पार्ट देखते हो तो देखो इन्वेंट्री नहीं लेते हो, तो ये बोल रहा है कि इसमें इन्वेंट्री नहीं ले रहे, तो आप याद रखना इसमें प्रीपेड प्रीपेड ये पार्ट भी नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे जो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, सुपर क्विक रेशो, इसको क्या बोलते हैं, सुपर क्विक रेशो। इसका मतलब इट मेजर द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। ठीक, इट मेजर्स वेदर अ फर्म कैन पे द करंट डेट बाय यूजिंग ओनली द कैश बैलेंसेज, बैंक बैलेंसेज एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो देखिए कैश एंड बैंक और मार्केटेबल, इसलिए मैंने बोला कभी कभी करंट इन्वेस्टमेंट भी अलग से लिखा हुआ आ जाता है, तभी मैंने फॉर्मूले में लिख दिया। इसको पूरे को मिला के आप ऐसे बोल सकते हो एब्सोल्यूट लिक्विड असेट। और देखिए मेरी जो MR अग्रवाल की बुक है, यानी बीकॉम से रिलेटेड, ठीक, या हमारे जो चलती है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे क्विक लाइबिलिटी बताता हूँ, लेकिन मैंने 3-4 जगह या अलग अलग पार्ट में देखा तो करंट लाइबिलिटीज़ है, यहाँ पे हम क्विक लाइबिलिटी कभी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट को भी आप हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि सारा का सारा जो रेशो है, कैश रेशो बोलते हैं जनरली इसको, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो की बात कर रहा है। तो इस केस में हमें पता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जरूरी नहीं है कि आपको जल्दी पे करना पड़े, आप आराम से भी पे कर सकते हो।
ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आप लेट पे करोगे तो उस पर इंटरेस्ट का चार्जेस लग जाएगा, तो क्या पता इसलिए इसमें से लेस नहीं किया गया। लेकिन हमारे पर्टिकुलर जो भी बोर्ड के हिसाब से जनरली जो भी आता है यानी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, उसमें से मैं क्या करवाता हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट लेस कराता हूँ और क्विक लाइबिलिटी का पार्ट मैं लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं लिया क्योंकि ज़्यादातर रेशो में मुझे करंट लाइबिलिटी का पार्ट दिखा था, इसलिए। अब आपको फोर्थ पार्ट में दे रखा है बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो। ठीक, अब इसका फॉर्मूला देखोगे तब जाके आपको इसका पार्ट समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे कैश एंड बैंक मार्केटेबल ये दे रखा है, तो वही देखिए कैश मार्केटेबल, लेकिन यहाँ पे डेटर को भी ले लिया। आप याद रखना कि मान के चलो अगर मैं सेकंड पॉइंट बोलता हूँ लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट में आपको क्या करना है, लिक्विड एसेट में आप क्या लेते हो, आपको पता है कि जब भी आप लिक्विड की बात करते हो तो डेटर्स को भी लेते हो, तो डेटर्स हटा देना, तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट लिक्विड। बस यही पार्ट है, तो रटना नहीं है। अगर आपने लिक्विड देखा है तो इन्वेंट्री तो हटती है, प्रीपेड ये सब कुछ हटता है, याद रखना। आपने बोला सर यहाँ पे आपने लिखा नहीं है, लेकिन याद रखना प्रीपेड एडवांस सब हटेगा, और जैसे ही डेटर्स भी हटा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए वापस से क्या कर रहा है, उस रिश्तेदार को ऐड कर रहा है, मतलब ये लिक्विड के फॉर्म में ही हो गया, यानी ये लिक्विड एसेट के फॉर्म में ही हो गया। इन्वेंट्री नहीं लिया, सिर्फ कैश लिया, यानी कैश एंड बैंक है, रिसीवेबल का पार्ट है और मार्केटेबल सिक्योरिटी का। कैश का मतलब मैं सोचना बैंक नहीं है, तो कैश और बैंक है, रिसीवेबल्स है और मार्केटेबल सिक्योरिटी है, मतलब ये लिक्विड एसेट की तरह है, सेकंड पार्ट की तरह। और नीचे क्या आ गया, एवरेज डेली एक्सपेंडिचर। अब ये कैसे होते हैं, इसमें जनरली हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑपरेटिंग। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब आपको पता है कि देखिए मान के चलो कि अगर डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन तो क्या होता है, ऑपरेटिंग तो होता है, लेकिन नॉन कैश होता है। क्या होता है, जबकि हमें कौन से लेने, कैश वाले लेने हैं, वर्किंग एक्सपेंसेस लेने जो कैश से रिलेटेड हो, तो नॉन कैश चार्जेस आपको लेस कर देने। एक जगह तो मैंने पर्टिकुलर इस रेशियो को ऐसे भी देखा था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट और प्लस टैक्स, प्लस इंटरेस्ट प्लस, तो मेरे हिसाब से इसलिए कर रखा होगा, क्यों, क्योंकि ये मान के चलो कि देखिए उसने शायद गलत कर दिया होगा वैसे, क्योंकि क्या होता है कि जब हम ऑपरेटिंग की बात करते हैं तो हम कैसे बात करते हैं कि अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट देख रहे हो, या सही भी क्या होगा, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट क्या है आपका, एक तरीके से नॉन ऑपरेटिंग है, और टैक्स से पहले का पार्ट देखते तो इसलिए दोनों पार्ट ऐड कर दिया। तो कभी अगर आपका फॉर्मूले में एग्जाम में आ जाए कि ये पार्ट नीचे, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स डिवाइड बाय 365 ऐसे जनरली कर रखा था, तो याद रखना कि यूँ भी आपका पर्टिकुलर फॉर्मूला आ सकता है। पर मेरे को मोस्टली यही दिखा, तो मेरे को यही सही लगा, एवरेज डेली एक्सपेंडिचर लेना। तो इसमें देखिए क्या कर रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन कैश चार्ज। तो जो भी डेप्रीशिएशन इससे रिलेटेड नॉन कैश एक्सपेंस है वो आपको लेस कर देने, और आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही ऐड करने। डिवाइड बाय 365 करोगे तो आपका एवरेज डेली निकल के आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर देना, इनटू 365 कर देना, तो आपका बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो आ जाएगा। इसमें एक गलती हो गई है तो इसको भी सही करना पड़ेगा, ये मत लेना 365, क्योंकि देखिए जब भी डेली का पार्ट आता है तो 365 कहाँ से लेंगे, तो ये मेरे को ध्यान आ गया जब यहाँ पे मैंने डिवाइड 365 कर ही दिया। अगर यहाँ पे आप डेली एक्सपेंडिचर नहीं बोलो ना, यहाँ पे आप नॉर्मल क्या कर दो, क्योंकि देखिए मैंने पर्टिकुलर फॉर्मूला लिया था और यहाँ पे इसको सही कर दिया था, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था मैंने क्या लिया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट ऐसे भी लेना प्लस इंटरेस्ट और प्लस टैक्स, तो वो साल का था एनुअल, तो यहाँ पे ये एनुअल लिया। एनुअल लेते ही जैसे अगर डिवाइड 365 करोगे नीचे तो इसको ऊपर ले गया ये, तो इसलिए फॉर्मूले में आ गया। लेकिन अब मैंने फॉर्मूला सही किया है तो इस हिसाब से एवरेज डेली है, तो ये मैं 365 जनरली हटा दूंगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है प्रिंटिंग कभी कभी उस हिसाब से, तो मैं ये हटा दूंगा 365 का, तो अब मेरा सही हो जाएगा क्योंकि वो डिवाइड बाय 365 हो गया, क्योंकि नया रेशो है, मुझे लगा कि आपको कवर करना चाहिए था। अब देखिए क्या बोल रहा है, दिस रेशो विच मेजर्स द नंबर ऑफ डेज within which the company can continue its working without the requirement of using its non-current assets or the outside financial resources। तो जनरली वो किसका यूज़ कर रही है, बोल रही है ये लिक्विड एसेट का यूज़ कर रही है, कैश का, रिसीवेबल का, मार्केटेबल। अब देखिए मैंने आपको बताया तो जनरली इसमें क्या नहीं ले रहा मैं, इन्वेंट्री और प्रीपेड नहीं ले रहा, एडवांस टैक्स नहीं ले रहा, एडवांस पेमेंट का पार्ट नहीं ले रहा। तो वो जनरली क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड एसेट की बात कर रहा है। तो आपके जो भी डेली के एक्सपेंसेस हैं तो वो कैश के वर्किंग एक्सपेंस को पे करने के लिए, यहाँ पे देखिए यही बोल रखा है, विच मेजर्स द नंबर ऑफ डे विद इन विच द कंपनी कैन कंटिन्यू इट्स वर्किंग विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग इट्स नॉन करंट असेट्स और द आउटसाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो वो किसका यूज़ कर रही है, लिक्विड एसेट का यूज़ करते हुए वो कितने एक्सपेंडिचर कर रही है, तो ये पता चल जाएगा कि कितने दिन के लिए वो खर्चा यूज़ कर सकती है, यानी एक्सपेंसेस कर सकती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि अगर आपका आंसर, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर आपकी 1 लाख की लिक्विड असेट दी हुई होती, ठीक है,
और देखिए ये फॉर्मूला भूल जाइए, यानी इंटू 365 भूल जाइए। एवरेज डेली एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ, तो अगर 1 लाख अपॉन आप बोल सकते हो कि 1000 रुपीज़ होते, ठीक है, तो जैसे ही मैं ये 3 जीरो हटा देता तो 100 डेज आते। क्या आता? 100 डेज आपका आंसर आता। समझ गए? तो ये हो गया बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो। तो टाइम क्या हो गया? 100 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी लिक्विड एसेट के साथ 100 डेज में सर्वाइव कर सकते हो, और उसके बाद जनरली आपको नॉन करंट एसेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ढंग से पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। विच मेजर्स द नंबर ऑफ डेज विद इन विच द कंपनी कैन कंटिन्यू इट्स वर्किंग विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग इट्स नॉन करंट एसेट। मतलब इसके बाद आपको नॉन करंट एसेट्स या बाहर से आपको लोन लेना पड़ सकता है या फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बिना आप सर्वाइव कर सकते हो कितने दिन तक? 100 दिन तक सर्वाइव कर सकते हो। एंड इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल करंट असेट ऑफ द कंपनी विद डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब सही है बिल्कुल पार्ट? तो ये इसलिए आपको 365 का पार्ट नहीं देखना। जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा तो इसमें 2 मिस्टेक थी। एक तो वो 2:5 था, वैसे वो भी सही हो जाता, नीचे मैं आंसर सही कर लेता, लेकिन मैं क्वेश्चन सही कर दूंगा और 2.5 कर दूंगा, और यहाँ पे क्या करेंगे अपन? ये 365 का पार्ट हटा देंगे। ठीक, तो इस टाइप से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, याद रखना। तो अपना ये सारा पार्ट हो गया, बस यहाँ तक का ही पार्ट था। अगली वीडियो में जो पार्ट लूँगा वो क्या लूँगा? बाकी जो रेशो बचे हैं, जैसे सॉल्वेंसी के बचे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के बचे हैं, एक्टिविटी रेशो से रिलेटेड बचे हैं, और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस से रिलेटेड बचे हैं। तो मेरे को लगता है कि 2-3 पार्ट तो कवर कर लूँगा, या ऐसा क्योंकि मुझे एग्जाम्पल भी कवर करने होते हैं, या 3 पार्ट में कवर होगा तो पहला पार्ट तो आपको हो गया, बाकी 2 पार्ट में ये कवर हो जाएगा। अब देखिए टाइम लिमिट कम है एक तरीके से मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को बहुत सारे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के पार्ट कवर कराने हैं, और मुझे लगता है कि मैं आपको इलस्ट्रेशंस भी कवर कराऊं। अगर मैं इलस्ट्रेशन नहीं कवर कराता तो मुझे लगता है कि आपको इतना पार्ट समझ में नहीं आता है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट तो इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ छोटे छोटे मैं इसलिए इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। कभी किसी में कोई बड़ा पार्ट आ गया तो तभी मैं क्या करता हूँ, कभी कभी सिर्फ एक बड़ा इलस्ट्रेशन लेता हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं लेता, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, पर प्रैक्टिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल की थोड़ी थोड़ी अप्रोच आनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।